अरे ये मेरी बॉल कहाँ चली गई? अब क्या करूँगी यार मैं, ये बॉल तो मुझे गिफ्ट मिली थी। बेचारी मेरी बॉल गई, बॉल के साथ मेरे इमोशंस गए। अब मेरा क्या होगा? अब होगा मेरे साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो चला गया वो तो चला गया, उसको तो मैं वापस ला नहीं सकती। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? हम लोग कर लेते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरी बॉल का दुख तो मैं झेल लूंगी, लेकिन इस बच्चे के दुख का हम क्या करेंगे? जो इस बॉल पोयम ने जिस बच्चे की बॉल खोई थी जब उसने वो दुख को फेस किया था। तो यस बच्चों, मैं हूं निहारिका एंड आई वेलकम यू ऑल हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला फाउंडेशन। और हम लोग आज क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी? आज हम लोग करने वाले हैं हमारी द बॉल पोयम। अभी जैसे मैं बॉल से खेलते खेलते मेरी बॉल दूर चली गई, जो मुझे गिफ्ट मिली थी, उस बॉल के साथ मेरे कुछ इमोशंस जुड़े थे, वैसे ही ये बच्चा जिसके बारे में आज हम ये पोयम करने वाले हैं, इसके भी कुछ इमोशंस थे अपनी बॉल के साथ। लेकिन जैसे मेरे से वो बॉल उछालते 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 कहीं दूर चली गई, वैसे ही उसके साथ भी वही हुआ। जिस बॉल से वो खेल रहा था, वो बॉल कहीं दूर जाकर उससे हार्बर में गिर गई। जिस तरीके से मैंने अपनी बॉल के इमोशंस को दूर जाते हुए देखा, वैसे ही उसने भी अपनी सारी मेमोरीज उस पानी में जाते हुए, उस हार्बर में जाते हुए देखी। तो ये हम लोग क्या करेंगे बच्चा पार्टी? आज हम लोग करेंगे बॉल पोयम को। अब जैसा मैंने बताया कि बॉल पोयम एक बच्चे के बारे में है जिसकी बॉल खो जाती है, लेकिन क्या ये पोयम सिर्फ इतने पे ही खत्म हो जाती है कि उस बच्चे की बॉल खो गई एंड जो पोएट है वो उसे सिखाते हैं कि नहीं, बॉल खोने से इतना दुखी नहीं होना चाहिए, या इस पोयम का और भी कोई फार रीचिंग सिग्निफिकेंट मीनिंग है? ये पोएम अपने आप में हमें एक लाइफ लेसन देती है कि चीज़ों का आना एंड चीज़ों का जाना, लोगों का आना लोगों का जाना इज ऑल टेम्पररी। ये सब एक गोइंग ऑन प्रोसेस है, ये सब एक मूविंग ऑन प्रोसेस है, और एक टाइम के बाद जो आया है वो जाएगा। अब वो कोई थिंग भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है। सो एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज ऑल अबाउट द फैक्ट कि लाइफ में एक वर्ड होता है लॉस। ये लॉस की क्या इंपॉर्टेंस होती है? अब जैसे अगर हमारे मान लो लाइफ में लॉस ही ना हो किसी चीज़ का, हमें कोई चीज़ का नुकसान ही ना हो, हमसे कोई चीज़ दूर जाएगी ही नहीं, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू कैसे होगी? हम सब ने बचपन से एक फ्रेज सुना होगा ना कि क्या कहते हैं उसे हम, कि क्या होता है वो, पॉजिटिव किसी भी चीज़ में जब हमें देखना चाहिए तो साथ ही साथ उसका नेगेटिव भी देखना चाहिए। अब कोई भी चीज़, जैसे तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम्हें किसी भी चीज़ की कीमत तब तक पता नहीं चलेगी जब तक वो तुमसे दूर नहीं चली जाती। बहुत लोग टॉन्ट भी मारते हैं कि हम जब चले जाएंगे ना तब तुम्हें हमारी वैल्यू रियलाइज होगी। तो वैसे ही वो लॉस किस चीज़ का, वो लॉस थिंग्स का, वो लॉस लोगों का, वो लॉस किसी भी चीज़ का हो, तो वो नुकसान या दुख हमेशा देता है। और जब वो चीज़ चली जाती है या वो इंसान चला जाता है, तभी उसकी हमें कदर या इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है। तो ये बॉल पोएम जो है, ये हमें एक ओवरऑल क्वेश्चन के आंसर्स के फॉर्म में तो हमें समझनी ही है, उसी के साथ साथ इसमें से एक लाइफ लेसन भी उठाना है। बिकॉज वो क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी दे देंगे कि इस पोएम के पीछे एक अंडरलाइन मैसेज क्या है। तो इसका मैसेज ये है कि लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। जैसे उसमें लिखा है बॉल्स विल कम एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट, बॉल्स आएंगी भी और जाएंगी भी, विच मीन जो चीज़ें तुम्हारी हैं वो तुम्हें मिलेंगी भी और तुमसे दूर भी जाएंगी। बट दैट डजंट मीन कि तुम्हारी लाइफ वहां पर रुक जाएगी। बिकॉज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उस बुक में लाइन लिखी गई है पोएम में, कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी बड़े लॉसेस को फेस करते हैं। इस बच्चे ने तो सिर्फ एक बॉल खोई है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को खो देते हैं। दे लूज दोज थिंग्स, एंड जब वो चीज़ें चली जाती हैं उसके बाद भी दे हैव दैट करेज टू गेट अप एंड गो टू देयर वर्क एंड अपनी ज़िंदगी वो आराम से जीते हैं। ठीक है, सो इसी पूरी हमारी स्टोरी के साथ जो इस पोएम की है, इस पूरी पोएम की अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास को स्टार्ट विद दैट ग्रेट एंथुजियाज्म एंड पूरी लगन के साथ कि इस बार तो 10th में फोड़ के दिखाएंगे। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? स्टार्ट करेंगे द बॉल पोएम। यस, वन मोर थिंग, बॉल पोएम के साथ आज हम लोग एक पोएम और कवर करेंगे, वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसके अंदर हमारी जो पोएट है उसने बताया है कि हम लोग बहुत सारे बीस्ट ऑफ प्रे, यानी वो एनिमल्स जो जंगली नहीं कह सकते, उन्हें हम कार्निवरस एनिमल्स या जो भी हमारे जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारे वाइल्ड एनिमल्स
होते हैं। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोग बच्चा बाटी क्या करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले हमारी बॉल पोएम को। कौन सी पोएम को? बॉल पोएम को। मेरी बॉल तो मिल गई है, जिसकी हम आवाज के साथ अब करेंगे हमारी क्लास को स्टार्ट और देखेंगे हमारे इस बच्चे को। अब ये बच्चा तुम लोगों को दिख रहा है, इस बच्चे की क्या हालत है? इस बच्चे की हालत वैसी ही है जैसे इसने कोई लॉस को फेस किया हो। फेस द लॉस। इसने क्या किया है? इसने कोई लॉस को फेस किया है। अब ये हम मान के चल लेंगे कि ये जो सुंदर सा कार्टून है, यही हमारा वो बच्चा है जिसने कोई लॉस को फेस किया है। और इसी पे देखते हैं हमारे अब पहले सवाल को। वही हमारा सेम पैटर्न, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। पहला आरटीसी कहता है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What he is to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो यहाँ पर वे कहते हैं वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल को जस्ट अभी खोया है। अब बॉल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बॉल उसको और भी मिल जाएगी, लेकिन वो बॉल एक थिंग को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर कि किस तरीके से ही हैव लॉस्ट थिंग्स इन लाइफ। What he is to do? वो क्या करेगा? उसकी बॉल खो गई। I saw it go merrily bouncing down the street. उसको उसे देखा कि वो ऐसे कूदते कूदते ऐसे वो जंप करते 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 उसकी बॉल चली गई स्ट्रीट के नीचे। Merrily over there it is in the water. और वहां से कहाँ गई? वहां से गई वो बॉल बेचारी पानी में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये उसको थोड़ा सा ह्यूमरस टोन देने के लिए बोला गया है कि पहले पानी में मैरिली चली गई और मैरिली मैरिली पानी में भी घुस गई। अब यहाँ पर पानी में जाना इज अ ह्यूमरस टोन दैट इज एडेड इन द पोएम। अब देखते हैं इससे पहला सवाल। द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द पोएट इज, जो हमारे पोएट हैं वो क्या है? ही इज एन ऑनलुकर ऑब्जर्विंग। ऑनलुकर मतलब जो इंसान दूर से देख रहा है। अ पेरेंट रिकाउंटिंग द इंसिडेंट, एक पेरेंट जो एक इंसिडेंट को रिमेंबर कर रहे हैं या नरेट कर रहे हैं। द बॉय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो लड़का जो अपने बारे में बात कर रहा है। या इमेजिनिंग द इंसिडेंट, या द पोएट इज इमेजिनिंग द इंसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक ऑन लुकर ऑब्जर्विंग पर्सन है जो वहां पर खड़े हुए उस बच्चे को देख रहे हैं जिसने अपनी बॉल को जस्ट अभी अभी खोया है। The poet seems to have indicated the merry bouncing of the ball. तो पोएट जो था उसने बॉल को बोला कि merrily bouncing down the street and merrily into the water. तो यहाँ पर वो किस चीज के लिए दिखाया गया है? Creating a sense of rhythm in the lines. Second, support the happiness of the experience of playing. तीसरा, contrast with the dejected feeling of the boy. या four, indicate the cheerful mood of the boy. तो यहाँ पर जो उन्होंने दिखाया कि बॉल तो मेरे लिए चली गई, बॉल तो ऐसे कूदते कूदते हैप्पीली चली गई, लेकिन वो बच्चा जो था उसके दिमाग में तो रह गया ना कि मेरी बॉल चली गई। नाउ ही वाज वेरी वेरी सैड। वो क्या था? वो बहुत ज्यादा दुखी था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा रिदम बनाने के लिए नहीं था, वो सपोर्ट द हैप्पीनेस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। कंट्रास्ट विद द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय। बॉय कैसा था? बॉय था सैड। और बॉल कैसी थी? बॉल थी मैरी। तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है? ये दोनों की ऑपोजिट फीलिंग्स के बारे में बता रहा है। दोनों की क्या बता रहा है? ऑपोजिट फीलिंग्स के बारे में बता रहा है। इसीलिए सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ बॉय का तो चीयरफुल मूड था ही नहीं, तो इसीलिए ये तो नहीं आ सकता। The poem begins with a question. Based on your reading, the speaker dash. अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था What is the boy now who has lost the ball? तो यहाँ पर ये सवाल है। यहाँ पर वो पूछते हैं कि वो सवाल स्पीकर ने क्यों ऐड किया। Want the boy to answer the question? Expect the passers by to respond कि जो लोग जा रहे हैं वो बताएं। Is looking for the answer in a self-help book या he's thinking to himself? अब वो यहाँ पर लड़के से आंसर का जवाब नहीं मान सकते बिकॉज द बॉय इज स्टिल इमेच्योर। अभी भी वो इस लॉस का आंसर नहीं दे सकता कि वो बॉल उसके हाथ से चली गई तो वो क्या करेगा। पासर्स बाय से वो रिक्वेस्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो उन्हें आंसर देंगे। सेल्फ हेल्प बुक, अब इस लाइफ एक्सपीरियंस के आंसर्स जो होते हैं किसके? लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी लर्न्ड फ्रॉम बुक्स।
जिंदगी के एक्सपीरियंसेस किताबों से नहीं आते, तजुर्बों से आते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोच रहा है कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है। अब वो कहते हैं एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट अकर्स विद द सेम लेटर और साउंड। एलिट्रेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो सेम लेटर्स या सेम साउंड के साथ शुरू करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था, स्मॉल एंड स्वीट शुगर रोल्स। तो यहां पर स्मॉल, स्वीट, शुगर, ये एस 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 क्या है, ये तीनों मेरा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो यहां से हमें ऐसा वो देखना है, सेंटेंस ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहां पर हमारा एलिट्रेशन फिट बैठता होगा। व्हाट इज द बॉय नाउ, यहां पर कुछ भी मैच नहीं कर रहा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, आई सॉ इट गो, ये भी मैच नहीं कर रहा। एंड देन मेरिली ओवर, ये भी मैच नहीं कर रहा। यहां पर क्या मैच कर रहा है, यहां पर मैच कर रहा है हैज, हिज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। समझ में आया बच्चा पार्टी? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड एक्सट्रैक्ट। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। यहां पर एक दुख, ग्रेव दुख, बहुत ज्यादा दुखी वो हो गया बिकॉज पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि उसके हाथ से वो बॉल चली गई, या समथिंग वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिम, या उसने कोई चीज खोई है, ऐसा इंसिडेंट उसकी लाइफ में पहली बार हुआ था। एंड ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन। अब वो रिजिड खड़ा था, एकदम स्टिफ होके खड़ा था। ट्रेम्बलिंग का मतलब हो गया कांपते हुए, शिवरिंग। अब वो शिवर क्यों कर रहा था, वो शिवर इसीलिए कर रहा था बिकॉज उसके हाथ से उसकी बॉल चली गई थी। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। तो इसी और मैंने खुद देखा कि उसके सारे के सारे यंग डेज, यानी उसकी जिंदगी के सारे अच्छे दिन जो उस बॉल के साथ बीते थे, वो सारे के सारे कहाँ चले गए, हार्बर में चले गए। और उसके बाद जहां पर उसकी बॉल गई, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी मैं जाकर उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू अंडरस्टैंड द लॉस। वो खुद उस चीज़ को समझे, खुद उस चीज़ को रियलाइज करे, बिकॉज उसके रियलाइजेशन ही ऐसी चीज़ होगी जो उसको लाइफ में आगे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सिखाएगी। बिकॉज इफ ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न कि चीज़ों का दुख क्या होता है, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, या लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करनी पड़ सकती हैं, तो वो मेच्योरिटी उसमें आएगी ही नहीं। तो the poet did not go to the boy because he wanted the boy to be mature enough कि वो कुछ समझ सके कि हुआ क्या। The poet uses the word ultimate to describe the boy's reaction. Pick the meaning what does not display ultimate means in the context. यहां पर वो कहते हैं ऐसी क्या चीज है जो वो नहीं दिखाती है अल्टीमेट वर्ड को। देखो अल्टीमेट आप कहाँ यूज करोगे, अल्टीमेट वर्ड को आप लोग यूज करोगे अल्टीमेट। अल्टीमेट आप कहाँ यूज करोगे, आप अल्टीमेट को यूज करोगे कोई भी फाइनल चीज को दिखाने के लिए। तो फाइनल वर्ड तो है, ठीक है। कंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग भी होता है कोई भी चीज का एंड, कंक्लूजन। फेटफुल, अब फेटफुल यानी यहां पर वो फेटफुल भी है कि भैया, लेकिन यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट नहीं है। कॉन्सिक्वेंट का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो यानी यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो सारे ऑप्शन से डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं इसके आगे के टिक हटा देती हूँ सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आ जाओ बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बॉय इज वेरी यंग इन द पोएम, यस। एज अ मेच्योर बैलेंस ग्रोन अप, जब वो बड़ा हो जाएगा, ही माइट लुक बैक एंड थिंक दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ वॉज, कि जब वो बड़ा हो जाएगा वो क्या रियलाइज करेगा कि जो उसका रिएक्शन था अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ का वो कैसा था। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आपको लगता है कि आप सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाओगे तो डायरेक्टली गो टू दी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 5 और 2 देखते हैं। 5 कहता है जस्टिफाइड एंड सिमिलर टू व्हाट ही वुड बी करंटली। लेकिन हम क्या चाहते थे, वो ये बच्चा समझे कि मैच्योर हो जाएगा, जब वो आगे बड़ा हो जाएगा तो ये लॉस की चीजें उसे समझ में आने लगेंगे कि लॉस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जिंदगी में लॉस होना या लॉस का आना कोई बहुत एक्सट्रीम बात नहीं है, दैट इज समथिंग जो होगा ही होगा। तो जस्टिफाइड एंड सिमिलर तो हो नहीं सकता। तो जिस जिस ऑप्शन में आपके 5 होंगे एक बार हम उसको काट ही देते हैं। तो बचा क्या, 2 और
4 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरे सेंटेंसेस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यू जस्ट सॉ द करेक्ट ऑप्शन एंड देन यू आंसर्ड द क्वेश्चन। एक बार देख लो 2 and 4, प्रिटेंशन टू प्रोक्योर अ न्यू टॉय। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि येस इट वॉज हिज फॉर क्या रिएक्शन ऑफ द फेलियर ऑफ रिट्रीविंग द टॉय। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बचपन में जब उससे वो टॉय खो गया था ऑफ अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, वो क्या सोचता है कि वो प्रिटेंशन थी या फिर वो एक नाटक था। वो क्या था? वो एक नाटक था कि ताकि उसको बचपन में नया टॉय मिल जाए। या 4 है अ रिएक्शन टू द फेलियर ऑफ रिट्रीविंग अ टॉय, और यहाँ पर वो उसके दिमाग में एक डर सा था, उसका एक रिएक्शन था कि यार मेरा टॉय चला गया मेरे हाथ से। तो ये दोनों चीजें आगे जाकर, वो वहाँ खड़ा है, वो रो रहा है इस उम्मीद में कि उसके पेरेंट्स उसको नई बॉल लाकर दे देंगे। अब यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया कि मैम वो डिसप्रपोर्शनेट टू द लॉस भी तो था। जी हाँ बच्चा पार्टी, वो था डिसप्रपोर्शनेट टू लॉस, बट यहाँ पर आप ऑप्शन 5 देखो, 1 का कॉम्बिनेशन सिर्फ 5 के साथ बन रहा है और वहां पर वो जस्टिफाइड नहीं था। जब वो बड़ा होगा तो वो रियलाइज करेगा कि वो सिर्फ एक बॉल थी, उस पर इतना दुखी होने की जरूरत नहीं थी। और क्योंकि हमारे ऑथर के पीओवी से लिखा गया है, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है पोएम, सॉरी पोएट के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हमारी पोएम बनाई गई है, तो अगर हम उसको ध्यान में रखें तो वो चाहते थे कि बच्चा वो लॉस सीखे कि यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लूजिंग थिंग्स इन लाइफ। वो बच्चा वाज लाइक ही वाज स्टैंडिंग देयर इस उम्मीद में कि कोई आकर शायद उसको बॉल दे जाएगा या बोलेगा कि चलो बच्चा पार्टी कोई नहीं है तो मैं एक नई बॉल दिला देंगे। तो द ऑथर डिडंट वांट द बॉय टू फेस दैट थिंग, तो इसीलिए ऑप्शन 2 and 4 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब वो कहते हैं पिक अप द ऑप्शन that lists the boy's thought matching with the line as he stands rigid, trembling, staring down. I wonder how can I retrieve the ball? I guess I'll need help. Second, good riddance, now I can get a new one as I've been waiting for a while. I think I could catch it. I run through the alley. I must cut it off before it takes into the honor. Harbor होगा ये, honor नहीं है। Yeah, online kept it, it's gone. It's gone forever. That was all the time I had with it. The time is over. And यहाँ पर खड़ा खड़ा वो इसके बारे में सोच रहा था। ये ओ है। Oh, it's gone. It's gone forever. That was all the time I had with it. The time is over. अब आप लोग मे बी there are questions in the mind कि जो हमारे CBSE के आंसर की है उसके अंदर इसके आंसर्स कुछ डिफरेंट हैं। Yes, the answers could be different. There's one more thing that I want to highlight here is, please do not follow all the answers there. There are certain answers जिसके अंदर ना उन लोगों ने वो लॉजिक हमारा जो लग रहा है that is plausible here, जो मैच करता है, तो इसीलिए do not go exactly with the answer की, but check it yourself. अब आप चेक करो, I wonder how can I retrieve the ball. वो ये सोचता है कि वो बॉल को कैसे रिट्रीव करेगा, I'll need help. ये तो उसके दिमाग में आया ही नहीं, ना ही उसने ऐसा कुछ बोला, वो तो बस वहां खड़ा हुआ था और सोच रहा था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। गुड रिडेंस, नाउ आई कैन गेट अ न्यू वन, ये थॉट उसके दिमाग में आया या नहीं उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो वहां पर चुपचाप खड़े खड़े अपनी बॉल को देख रहा है तो उससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि ही वाज थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि वो बॉल उससे दूर चली गई। ऑल हिज यंग डेज हैड गॉन इनटू द हार्बर। तो इसीलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Why does the speaker chose not to intrude? This is so because the poet knows that it would embarrass the boy in his moment of grief, कि उसको बहुत embarrass सा फील होगा कि भैया मेरे को मेरे दुख के समय में परेशान करने आ गया है। Second option कहता है feels that it is important that the boy team an important life lesson undisturbed, कि वहां पर वो एक लेसन को लर्न करे, एक लाइफ लेसन को लर्न करे undisturbed, उसे बिना छेड़े हुए। realizes that he doesn't have sufficient fund to purchase a new ball, कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई बॉल ना खरीद सके, या experiences a sense of distress himself by looking at the boy's condition, या फिर वो खुद उस बच्चे को देखकर दुखी होना चाहते थे। तो यहाँ पर उसका सिर्फ एक ही रीजन था, वो चाहते थे कि उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक लाइफ लेसन को सीखे अनडिस्टर्ब्ड, ताकि उसमें क्या आ सके, ताकि उसके अंदर मेच्योरिटी आ सके ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉसेस इन लाइफ। Choose the option that lists the meaning of harbor as used in the extract. यहाँ पर harbor जो है वो वाटर या वाटर डॉकयार्ड के लिए यूज किया गया है, जहाँ पे सारी के सारी शिप्स आती हैं और शिप्स जाती हैं, तो उसका कौन सा मीनिंग है? अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स में मूर इन देयर शेल्टर, मूर का मीनिंग यहाँ पर स्टॉप हो गया, जो वहाँ पे अपने शेल्टर पे रुकती हैं।
अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब कोई भी शेल्टर कह सकते हो इसको. कीप अ थॉट और अ फीलिंग, टिपिकली अ नेगेटिव वन, दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट रखना है, इज टू हार्बर इट इन वंस माइंड स्पेशली सीक्रेटली. यहां पर ये मीनिंग होता तो है लेकिन इस वर्ड में जहां पर वो पोएम में यूज किया गया है वहां पर मैच नहीं करता. शेल्टर और हिड अ क्रिमिनल वांटेड और क्रिमिनल और अ वांटेड पर्सन. तो पोएम के हिसाब से द मीनिंग दैट गोज विद द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट सेज अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स में मूर इन द शेल्टर, जहां पर शिप्स जो है वो रुक जाती हैं. अब कहते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. What is the boy now who has lost his ball? What he is to do? I saw it go. उन्होंने बोला वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल चली गई, मैंने खुद देखा उसकी बॉल जाते हुए. merrily bouncing down the street and merrily over there it is in the water. No use to say oh there are other balls. उसको ये लाइन बोलने का कोई फायदा नहीं है कि बच्चे और भी बॉल्स हैं, you can have any of them. The reason why we cannot say this is कि हम और कोई बॉल्स नहीं ले सकते is because वो इमोशंस जो उस बॉल के साथ थे, the emotional value, the memories, जो चीज़ें उस बॉल के साथ थी वो सब वापस तो नहीं आएंगे ना. his young days, जब वो एक छोटा बच्चा हुआ करता था, वो जो मेमोरीज हैं जब वो खेलता था उस बॉल के साथ, वो सब तो वापस नहीं आने वाला. तो इसीलिए देयर इज नो यूज ऑफ सेइंग कि बच्चा तुम्हें एक और बॉल लाकर दे देंगे, we'll get you another ball. it won't be of any use to say this line to the boy. अब कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस शो द कंडीशन ऑफ बॉल एज मेंशन्ड इन द बॉल पोएम. इसमें से कौन सी ऐसी है जो बॉल डिपिक्ट करी जा सकती है. यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन 1 and 5, ये वाली और ये वाली. ठीक है, सेकेंड लेते हैं ऑप्शन 2 and 3. 2 and 3, एक फुटबॉल है और एक बेसबॉल बास्केटबॉल टाइप है. ऑप्शन 3 ओनली, ऑप्शन 3 and 4. 3 and 4 भी नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन 3 ओनली होगा बिकॉज इसी के अंदर एक बॉल किस में पड़ी है, पडल में पड़ी है. पडल मतलब पानी का छोटा सा एक सोर्स, एक ऐसा जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ पडल. द एक्सप्रेशन what he is to do, ये किसके लिए बताया गया है, ये लॉस ऑफ बॉल के लिए बताया गया है, फर्दर एक्शन ऑफ द बॉय के लिए बताया गया है, बॉयज ग्रीफ ओवर द बॉल के लिए, या फील्स हैप्पी के लिए. what he is to do, he is to do का मतलब यहाँ पर वो एक सवाल है what next, अब वो क्या करेगा क्योंकि उसकी बॉल खो गई है. तो वो लॉस ऑफ बॉल को दिखा रहा है, फर्दर एक्शन ऑफ बॉय को दिखा रहा है, ग्रीफ ओवर द बॉल या फील्स हैप्पी. तो क्लियर पता लग रहा है कि यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर वो बात कर रहा है फर्दर एक्शन ऑफ द बॉय की, कि इसके बाद वो बच्चा क्या करेगा. what ही इज टू डू, अब तो बॉल चली गई ना, अब क्या होगा, what नेक्स्ट, क्या होने वाला है. तो यहाँ पर वो फर्दर एक्शन ऑफ द बॉय को शो कर रहे हैं. अब वो कहते हैं रीड द लाइन्स इन द गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. How do you think the boy felt after the above mentioned incident occurred? उस बच्चे को कैसा लगा होगा जब वो बॉल उसके हाथ से चली गई. तो क्या वो रिलीव्ड था? नहीं, वो रिलीव्ड नहीं हो सकता. क्या वो एंग्री था? नहीं, गुस्सा किसी बात का था ही नहीं उसको. क्या वो डिप्रेस्ड था? हाँ, वो डिप्रेस्ड था. तो अभी हमारे पास ऑप्शन 3 वाला देखो कहाँ पे है, ये हमें पक्का पता है कि वो डिप्रेस्ड था. ये नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर ये रहा. ऑप्शन 5 और 6 भी चेक कर लो. ही वॉज इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मतलब नो असर, उस पर कोई असर नहीं हुआ, नो असर पड़ा. ये तो हुआ नहीं था, असर तो उससे पड़ा था, तो ये भी नहीं हो सकता. क्या वो सॉरोफुल था, यानी वो सैड था? जी हाँ वो था. क्या वो ग्रीफ स्ट्रक था? क्या वो दुखी था? जी हाँ वो दुखी भी था. तो यहाँ से 3, 5, 6 हमारे ऑप्शन मैच हो गए और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो हमने पहले ही देख लिया था बहुत जल्दी, लेकिन हमें सिर्फ चेक करना था कि हमारे ऑप्शन सही मैच करते हैं या नहीं करते हैं. What does the expression no use to say oh there are other balls mean? कि ये बोलने का कोई फायदा ही नहीं है कि अरे और भी तो बॉल्स हैं, किसी और से खेल लेना. इट इज अ बिग लॉस, इट इज एन इनसिग्निफिकेंट लॉस, विल बाय अ न्यू बॉल, या लॉस इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस. वो कहते हैं ओ देयर इज नो यूज ऑफ देयर आर अदर बॉल्स. उसको ये बोलने से क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? बिकॉज इट इज अ बिग लॉस, क्योंकि एक इनसिग्निफिकेंट सा लॉस है. विल बाय अ न्यू बॉल, या लॉस इज ऑफ अ मेजर कॉन्सिक्वेंस. अब उसके लिए बॉल खोना नॉर्मल सी बात है, तो उसके लिए ये मेजर कॉन्सिक्वेंस तो नहीं था.
It is a big loss, it is an insignificant loss, will buy a new ball, या loss is a major consequence. It is no use to say oh there are other balls, क्योंकि उसके लिए वो एक बहुत ही बड़ा loss है. For boy, यहाँ पर will buy a new ball क्यों नहीं हो सकता? No same emotions. यहाँ पर वो same emotions तो नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए oh there's no use to say oh there are other balls, because यहाँ पे will buy a new ball नहीं जा सकता. It's a big loss for boy. लड़के के लिए वो लॉस बड़ा था, इसीलिए it's no use to say there are other balls. मीन का सही आंसर ये होगा for the boy. अब आते हैं हमारे टेक्स्ट बेस्ड MCQs के ऊपर, और ये हमारे सिम्पसन चाचा जो बिल्कुल हमारे लॉस्ट बॉय की तरह दुखी हैं. आइडेंटिफाई द पोएम फ्रॉम द इमेज बिलो. तो इट इज वेरी क्लियर कि ये हमारी द बॉल पोएम है. नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन merrily bouncing down the street and then merrily over it is in the water. merrily और merrily. अब यहाँ पर चेक करो मेटाफर यानी यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज से. तो यहाँ पर क्या इनडायरेक्ट कंपैरिजन है? यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता. सिमिली होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन भी कहीं पे भी नहीं है. कहीं पे यहाँ पे एज या लाइक नहीं लिखा गया है, ये भी नहीं हो सकता. एलिट्रेशन merrily bouncing down स्ट्रीट, देन ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पे है एनाफोरा. द रीजन यहाँ पे एनाफोरा है वो भी समझ लो. एनाफोरा इज अ रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड. रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट. जब भी आप पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए किसी भी वर्ड को रिपीट करते हैं तो वो एनाफोरा हो जाता है. यहाँ पर merrily bouncing down the street और फिर merrily over the water to create a poetic effect and connect to the previous one. और उस वर्ड को जहाँ पर वो पहले यूज किया गया है उसको थोड़ा सा कनेक्शन देने के लिए उसके प्रीवियस वर्ड के साथ भी हम इसको यूज करते हैं. तो एनाफोरा यहाँ पर क्लियर दिख रहा है. पहले merrily उसको दिखाने के लिए लगाया कि भैया खुशी खुशी वो बॉल चली गई, फिर खुशी खुशी ही वो पानी में गिर गई. तो वो बॉल ओरिजिनली खुश नहीं थी. द बॉल wasn't merry. Name the literary device and no one buys a ball back. मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, सिमिली नहीं है. एलिट्रेशन चेक करो. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. बी मिल गया. एलिट्रेशन इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Balls will be lost always, little boy. What does the poet wish to convey to the line? इस लाइन से पोएट क्या बताना चाहता है? Boys always lose their belongings. Loss of things is a fact to life. It is okay to keep losing the ball या all of the above. तो वो ये सिखाना चाहते थे कि बच्चे तो सिर्फ बॉल थी, लाइफ में तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ें खो जाती हैं, इवन इंक्लूडिंग पीपल एंड थिंग्स. तो ही वांटेड टू टीच द बॉय दैट इट इज द लॉस ऑफ थिंग्स इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. वो क्या है? वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है. ये तो होगा ही होगा. यू कैन नॉट अवॉइड दिस. अब वापस से हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस हैं दैट वी हैव टू जॉइन विद व्हाट द करेक्ट आंसर इज. यहाँ पर merrily अब हमारे पास 4 है. मेटाफर, एनाफोरा, एजोनेंस एंड इमेजरी. यहाँ पर हमें क्या पता है इमेजरी क्या होती है? जब हम कोई भी चीज़ को इमेजिनेशन के थ्रू बताते हैं. एजोनेंस का होता है यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ साउंड ऑफ वॉवल्स. रेपिटेशन ऑफ साउंड ऑफ वॉवल्स. एनाफोरा हमने किया है रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स. और मेटाफर हमें पता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन. तो ज्वाइन करो. Who has merrily bounced? Balls will be lost always. यहाँ पर ये balls will be lost always किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? यहाँ पर balls will be lost always जो है ना, वो यहाँ पर या तो होगा मेटाफर या होगा वो इमेजरी कि बॉल्स हमेशा खो जाएंगी. लेकिन उस पोएम में बॉल्स किसके लिए यूज करी गई थी? वो हमारी सारी बिलोंगिंग्स के लिए यूज करी गई थी ना. सारी बिलोंगिंग्स के लिए यूज करा गया था. तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉल जो है वो मेटाफर है. तो अगर वो मेटाफर है तो हमारे पास ऑप्शन सी बचा कंसिडर करने के लिए और ऑप्शन बी बचा. एक बार इनमें चेक करो. अब एक बार इसके ऑप्शन उठा लो. हमारा बी का 2
What is the boy now who has lost his ball? What he is to do? What? तो क्या हो रहा है? एनाफोरा लग रहा है, तो यानी सी का 2 भी ठीक हो गया। 3 का 3, who has lost his ball? who lost his ball? तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी रिपीटेशन ऑफ साउंड हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इज इमेजरी। सो इसी के साथ हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। बॉल्स विल बी लॉस्ट, मेटाफर, व्हाट एनाफोरा, who has lost his ball में एजोनेंट बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ who has lost, तो ओ की यहाँ है की साउंड आ रही है। मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, अब वो जा रही है, वो हमारी सिर्फ एक इमेजिनेशन में हम सोच पा रहे हैं, इसीलिए डी का होगा इमेजरी। In the phrase epistemology of loss in the Ball poem means contrasting ideas, contrasting का मतलब हमें पता है opposite ideas, तो क्या यहाँ पर opposite ideas की बात हो रही थी? नहीं। Understanding the problem, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर नेचर ऑफ लॉस की बात हो रही है कि लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि वो उस बच्चे को सिखाना चाहते थे कि नेचर ऑफ लॉस क्या होता है, उसके बाद कैसे लगता है, इंसान क्या कर सकता है, व्हाट इज द फीलिंग या व्हाट इज द इमोशन ऑफ द पर्सन। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7। व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम द बॉल पोएम? वी शुड लर्न टू बी केयरफुल, things when lost cannot be found, life is very long, या gain and loss are two sides of the same coin। तो जो लेसन है इस पोएम से, केयरफुल होना चाहिए हाँ, लेकिन वो इसका सब थीम है, इसका मेन मैसेज नहीं है। Once things lost cannot be found, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ें मिल भी जाती हैं, तो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी द आंसर। लाइफ इज वेरी लॉन्ग, हाँ, लेकिन उसके आगे कुछ और भी तो होना चाहिए, तो इसलिए इनकम्प्लीट ऑप्शन है। गेन एंड लॉस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वो बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही जिंदगी का हर दिन भी इक्वल नहीं होता। सम डेज यू गोइंग टू गेन, सम डेज यू गोइंग टू लूज, तो वैसे ही गेन एंड लॉस जो है वो दोनों ही लाइफ का पार्ट है। एनीथिंग ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन। In the ball poem, the ball is a symbol of materialistic gains, important aspect of life, the boy's nature या playing with toys। यहाँ पर ये जो बॉल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो कोई भी मटीरियल चीज को रिप्रेजेंट करती है, मटीरियलिस्टिक है वो बॉल, तो इसीलिए यहाँ पर मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। Literal and metaphorical meaning of the ball poem are given, choose the correct option। लिटरल मीनिंग कहते हैं इट इज अ सोलफुल पिक्चर ऑफ लिटिल बॉय हु इज ग्रोइंग अप एंड इज लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ द फर्स्ट ऑफ हिज पोजेशन, कि वो उसकी पहली चीज पोजेशन यानी जो उसकी बिलोंगिंग थी उसके हाथ से वो जस्ट अभी छूटी है, तो वो एक छोटे बच्चे की कहानी है जो सीख रहा है कि कैसे अपने लॉस को हैंडल करना है। और मेटाफोरिकल यानी यहाँ पर जो हमें उसके अंदर से इनडायरेक्ट मैसेज मिल रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करके जो हमें मैसेज दिया जा रहा है वो क्या है? वो मैसेज है द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ द लव्ड थिंग्स और पीपल। और ये जो है ये हमें सिखाता है कि कोई इंसान या कोई भी चीज़ जो हमारे क्लोज हो उसका लॉस हम कैसे फेस कर सकते हैं, या उसके अंदर हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं या वो हमें एक चीज़ समझाने की कोशिश करें दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। What does the word harbor stand for in the poem? A body of water, vastness of life, saga of emotions या place where ships are kept। तो वो पूछ रहे हैं हार्बर, यहाँ पर वो हार्बर, all his emotions went into the harbor। तो यहाँ पर वो हार्बर किस चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है? अगर हम लोग पोएम में बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर वही हमारे दो मीनिंग्स आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा हमारा लिटरल मीनिंग, ठीक है, एक तो आ जाएगा लिटरल मीनिंग कि यहाँ पर हार्बर किसके लिए यूज़ किया गया है? अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट। वो हमें पता है कि हार्बर वो जगह है जहाँ पर शिप्स खड़ी होंगी। और यहाँ पर इसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग भी होता है। मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया, आपको पता है हार्बर बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, आप हार्बर घूम सकते हो, यस आप हार्बर घूम सकते हो, लेकिन क्या आप हार्बर के अंदर जाकर एक छोटी सी बॉल को ढूंढ सकते हो? तो यहाँ पर हार्बर जो है वो वास्टनेस ऑफ लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेटाफोरिकली।
तो अगर वो आपसे पेपर के अंदर पूछते हैं कि लिटरल मीनिंग ऑफ हार्बर बताओ, तो इट इज अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट। और अगर वो आपसे मेटाफोरिकली पूछ लेते हैं तो वहां पर इट इज द वास्टनेस ऑफ लाइफ, की जिंदगी बहुत बड़ी है। तो वहां पर अब एक बड़े से हार्बर में आप एक छोटी सी बॉल नहीं ढूंढ सकते हो, वैसे ही अब वास्टनेस ऑफ लाइफ के अंदर जो चीज चली गई वो चली गई। इट इज ऑफ नो यूज ऑफ गोइंग बैक एंड ट्राइंग टू फाइंड दोज थिंग्स। पिक द ऑप्शन दैट क्लासिफाइज द फैक्ट एंड ओपिनियंस दैट आर गिवन बिलो। वो कहते हैं आई थिंक द पोएट शुड हैव गिवन अ न्यू बॉल टू द बॉय। तो ये क्लियरली हमारा ओपिनियन है कि उसको वो बॉल दे देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ओपिनियन में कहीं पे है, यस वो यहाँ पर है, और वो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो यानी ये ऑप्शन तो कट गया। एक बार इनको चेक कर लेते हैं। Actually, the poet thought that the boy might have another ball at his home. ये भी क्या है, ये भी हमारा वो है ओपिनियन है। तो यहाँ तक अभी ये वाला ऑप्शन हम सही मान के चलते हैं। तीसरा, एक्चुअली द पोएट वांटेड द बॉय टू बी अवेयर ऑफ द लॉज दैट द गेन इज एन इनएविटेबल होगा, इट इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। तो यस ये फैक्ट है, तो वहीं से ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑप्शन मैच करके, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। The true theme of the ball poem is that we should take care of our things. Life is short. We should cherish every moment. या both B and C. Life is short. या we should cherish every moment. Life छोटी है या हमें अपनी सारी moments को enjoy करना चाहिए। इसका true theme क्या है वो हमें सिखाता है, अपनी चीज़ों की कदर करो, because things can be lost any day from your life. What is the tone of the ball poem towards the end? Encouraging, happy, depressing या exciting? वो लास्ट में ये लाइन बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं, लेकिन eventually there are going to be days जब उन्हें वो चीज़ें they're going to get up and they're going to have that power कि ठीक है मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर we was trying to encourage the child, या वो हमें सुनाते हुए उस चीज़ से encourage करना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में वो भी दिन आएंगे, तो it doesn't matter, go ahead, आगे बढ़ो। What is the rhyme scheme of the stanza? अब आप इसमें कोई भी stanza उठा लो। Let's take this stanza. कहाँ गया? ये लेते हैं। देखो, बॉल ए ले लेंगे, जो वर्ड्स सिमिलर साउंड के होंगे वहां से राइमिंग स्कीम बनाएंगे। बॉल और गो, तो क्या बॉल और गो में कोई मैच है? नहीं, तो इसको बी ले लिया। देन, तो यहाँ पर देन बॉल और गो में कोई मैच है? नहीं, तो इसको सी ले लिया। फिर आता है वाटर, तो वाटर का किसके साथ मैच है? तो नहीं, बॉल गो देन वाटर, तो इसको डी ले लिया। बॉल गो देन वाटर बॉल्स, तो बॉल बॉल्स बॉल बॉल्स मैच कर रहा है, तो यानी ये हो जाएगा ए। तो राइमिंग स्कीम क्या हुआ? ए बी सी डी ए। अब देखो ए बी सी डी ए उस ऑप्शन में है या नहीं है? ए बी सी बी ए, बी ए कैसे हो सकता है बाबा? एक बार चेक कर लेते हैं। बी कहाँ पे है हमारा? ये वाला बनाया था ना हमने। गो और वाटर, नहीं कोई मैच नहीं है। तो इन ऑप्शंस में से तो हमारी कोई भी राइमिंग स्कीम जो है वो सही नहीं जाती है, तो फिर हम इसकी नो राइमिंग स्कीम को करके चलेंगे। वैसे अगर आप लिखना चाहें तो इसकी जो राइमिंग स्कीम थी वो हमारे पास है ए बी सी डी ए। ऑलराइट, assertion, a person according to the poet is strong when he or she learns to challenge any loss. वो कहते हैं assertion है हमारे पास, एक इंसान पोएट के अकॉर्डिंग तब स्ट्रांग है जब वो किसी भी चैलेंज को या किसी भी लॉस के चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। सेकेंड, लॉसेस कैन बी अ चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट्स रेजिस्टेबल, कि लॉसेस जो है वो एक इंसान की चॉइस है एंड इट्स रेजिस्टेबल। रेजिस्टेबल का मतलब है आप उसे हैंडल कर सकते हो, कैन बी हैंडल्ड। तो क्या लॉसेस को आप हैंडल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो कहते हैं इट्स अ चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि लॉस जो है वो एक इंडिविजुअल की चॉइस है एंड इट इज रेजिस्टेबल। देखो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि चॉइस इज
चॉइस ऑफ इंडिविजुअल, लॉस इज द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल। इंसान जो जुआ खेलने जाएगा ही नोज की रिस्क कि वो हार सकता है। तो यस, लॉस इज अ चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल बट इट इज रेजिस्टेबल। एक बार जब लॉस हो जाता है तो आप उसे हैंडल नहीं कर सकते हो, तो वहां जाकर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ट्रू है और सी फॉल्स है। एक पर्सन अकॉर्डिंग टू द पोएट वो तब स्ट्रांग है जब वो किसी भी चैलेंज को, किसी भी लॉस को चैलेंज करने के लिए या फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आर फॉल्स है, रीजनिंग फॉल्स है हमारी, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ देखते हैं हमारे पेरेंट्स ये ऐसे क्या कर रहा है तू। यहाँ पे ले पेरेंट्स व्हेन दे सी मी स्टडी, हो हमारा राजा बेटा पढ़ रहा है, हमारा राजा बेटा तो टॉप करेगा, शर्मा जी के अंकल से कंपटीशन में आएगा और टॉप करके दिखाएगा। लेकिन गलती से कभी 2 मिनट के लिए भी ना पढ़ते पढ़ते फोन उठा लो सही। जब तक पढ़ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं, कोई कमरे में आकर देखेगा ही नहीं कि भैया पढ़ रहा है बच्चा, नहीं पढ़ रहा है। जिस समय 2 मिनट फोन क्या उठा लिया, फिर बंद कर वाला सिनेरियो हो जाता है। पढ़ाई से हटके बस 2 मिनट फोन क्या देख लिया, बिल्कुल ऐसी ही डांट पड़ रही होती कि रख देना, क्यों लेके बैठा है फोन, सुबह से पढ़ाई धड़ाई करनी नहीं है, कुछ करना है नहीं, टाइम पास करा लो, ऐसे इनके काम निकल जाते हैं। बस यही चलता है घर वालों का। तो बस ये हमारी वही सिचुएशन है, पढ़ेंगे तो खुश, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे मुंह बन जाएंगे। बट हाँ, पढ़ते हम पूरे दिन है, बस 2 मिनट गलती से फोन क्या उठा लिया, उसी समय आके देख लेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हम भी देख लेते हैं। उन्हें भी लगे हमारा राजा बेटा पढ़ाई कर रहा है, या राजा हमारी क्या कर रही है, रानी बेटी पढ़ाई कर रही है। Why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? उसने उसे क्यों बोला कि मैं तुम पे इंट्रूड नहीं करूंगा? Why did he decided कि उसे वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उसने उसे किसी और बॉल को देने के बाद क्यों नहीं करी? पोएट अंडरस्टैंड करता है द इंटेंसिटी ऑफ पेन दैट द बॉय इज एक्सपीरियंसिंग इन हिज फर्स्ट लॉस। पहली बार उसे जिंदगी में कुछ खोया है, तो देयर इज एन इंटेंसिटी, देयर इज अ मेजर ऑफ पेन जो वो फेस कर रहा है। उसे पता है कि बाइंग अनदर बॉल वुड बी नो कंसोलेशन एंड इट वुड बी द बेस्ट अप्रोच टू लीव द बॉय अलोन सो दैट ही शुड डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैच्योरिटी। वो कहते हैं कंसोलेशन यानी उसको सहायता देने का वो कोई भी तरीका नहीं होगा। इट वुड बी बेस्ट अप्रोच कि वो उसको छोड़ दे, अकेला छोड़ दे, ताकि ही शुड डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैच्योरिटी कि हाँ ठीक है, मेरे से चीज़ खो गई तो खो गई, अगली बार से मुझे चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट आई डोंट लूज देम, एंड नोज हाउ टू फेस लॉसेज इन लाइफ। सो ही डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। तो वो चाहता था कि उसको एक लाइफ लेसन मिले, उसको एक लाइफ लेसन मिले, इसीलिए ही उसने उसको बॉल नहीं दी थी, और ना ही उसे बोला था कि मैं तुम्हें कोई और बॉल दिला के दूंगा। What would have happened if the narrator had offered money to the boy? लेकिन अगर वो उसे पैसे देता तो क्या होता? If the narrator offered money to the boy, the latter, यानी latter मतलब बाद वाला, यहाँ पर इसमें एक और डी डाल लो, बाद वाला had bought another ball with it and would have forgotten the loss। तो वो उसे जाता, एक नई बॉल खरीदता और अपना जो लॉस उसने फेस किया उसे भूल जाता। अब अगर वो उस लॉस को भूल जाता तो उससे क्या नुकसान होता? उससे उसको एक नुकसान ये होता कि वो चीज़ें खोता एंड ही वुड थिंक कि ठीक है मुझे तो वापस मिल जाएंगी। वो जो नेचर ऑफ लाइफ को नहीं समझ पाता कि लॉस एक बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ है, इट इज अ मेजर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और ये होगा, ये आगे भी होगा। वो चीज़ उसको समझ में नहीं आती जो उसे लॉन्ग रन में प्रॉब्लम देती। He would have not learned the lesson that one should be responsible and careful regarding the possession one has। उसे कोई टेंशन नहीं होती कि हमारे पास कोई चीज़ हमें संभाल के रखनी चाहिए। He would not have attained maturity, उसमें maturity भी नहीं आती, and he would not have learned how to face losses bravely and would be able to advance further in life। और यहाँ पर उसको ये चीज़ नहीं सिखाई गई इसीलिए ताकि वो सीखे, ताकि he would advance मतलब move ahead, कि वो जिंदगी में जब आगे बढ़े तो वो इस चीज़ के साथ बढ़े कि ठीक है लॉस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होगा, बट इतना भी डिजेक्टेड, इतना भी सोरोफुल नहीं हो जाना उस चीज़ के ऊपर कि दुख होने लगे कि शिट ये मेरे साथ क्या हो गया। What does in the world of possessions mean? तो वहां पर पोएट ने यूज किया था, in the world of possessions ball will be lost। तो वो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का क्या अर्थ है? वो कहते हैं जो टर्म है द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन विच रेफर्स टू मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि दुनिया में चीज़ें हर एक इंसान के पास होती हैं, अपनी चीज़ों से मोह हर एक इंसान को होता है, प्यार हर एक इंसान को होता है। A world where people are so possessive and emotionally attached to things that they don't easily share them with others। लोग इतने possessive हैं और इतना ज़्यादा emotionally attached हैं अपनी चीज़ों से
कि वो उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं. रादर दे आर पोजेसिव अबाउट व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड ट्राई टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर थिंग्स. अक्यूमुलेट का मतलब कलेक्ट, और वहां पर वो कोशिश करते हैं कि उनके हाथ में और चीजें आ जाएं. These lines were spoken by the poet when he wanted to console the boy after his loss. In the world of possession, कि हर इंसान has one nature, that the person is selfish and he's a grabber. Grabber क्या होता है? ग्रैबर, ग्रैब करने वाला, चीज़ों को पकड़ने वाला. ही इज़ अ ग्रैबर. जैसे प्रपोजल में लेना ना, ही इज़ अ लैंड ग्रैबर, तो लैंड को छीनने वाला. वो इंसान जो है ना, ही इज़ विकेड, वो बहुत विकेड है. उसके पास खुद का चीज़ तो है, लेकिन वो उसके साथ साथ दूसरे की चीज़ लेने का भी ट्राई करता है. ठीक है. तो इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जहाँ पे हर इंसान की कुछ इमोशनल वैल्यू है, कुछ इमोशनल क्वोशंट है उस चीज़ के साथ, उनकी पोजेसिवनेस है वो इतनी कि वो उसको शेयर नहीं करते. दैट दे पोजेसिव अबाउट द बिलोंगिंग एंड दे ट्राई टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर. वो चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो अक्यूमुलेट करके, इकट्ठी करके अपने पास रख लें. वो कहते हैं, why do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the word जो हमें सजेस्ट करता है कि नहीं, उसने आज से पहले कुछ नहीं खोया था. The ball poem metaphorically, हमने पढ़ा था indirectly, deals with great losses that the mankind faces. कि कोई भी इंसान जो है, जब वो फेस करता है कोई भी लॉस अपनी लाइफ में. The boy not only lost, boy not lost did not lose. उसने आज से पहले कुछ भी नहीं खोया था. Which is indicated by the word, he senses his first responsibility. इसकी पहली responsibility in the world of possessions. Phrase like ultimated shaking grief, stands rigid, trembling, shows the rude shock that the loss of the ball has given him, which also suggests that this is his first experience of a loss. जो दिखाता है कि वो उस बच्चे का पहला experience था loss के साथ. कौन सा? First responsibility, ultimated shaking grief, rigid and trembling in the world of possessions. ये 3-4 लाइन, ये 3-4 ऐसे phrases हैं जो पोएम से हमें ये दिखाते हैं कि उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि उस बच्चे ने कुछ खोया है, that he has lost something in his life. What does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. Try to explain this in your own words. तो वो कहते हैं जो लड़का है वो लर्न कर रहा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे मेरी बॉल को ध्यान से रखना चाहिए था. इफ अगर मतलब in case if I've kept the ball carefully, तो I wouldn't have lost it. To keep his possessions more cautiously and safely. और ध्यान से रखो, he is learning the nature of loss and also how to face, because losses are an inevitable part of life. क्योंकि loss जिंदगी में आएगा ही, आप उसे रोक नहीं सकते हो. The loss of the ball imparts a lesson. Imparts का मतलब है यहाँ पर हमें gives a lesson to him regarding how to cope with the losses. कि किस तरीके से losses के साथ cope up करना है. Without losing heart. Without losing heart का मतलब है without being depressed. बिना डिप्रेस हुए कैसे उसे he has to and equip, कैसे लॉस को फेस करना है, and equip himself to take life in its stride so that he may stand up and move on. कि move ahead, कि अपनी जिंदगी को टेक चैलेंजेस पॉजिटिवली, कि ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आए उनको पॉजिटिवली हैंडल करो, क्योंकि लाइफ का यही, इसे ही ज़िंदगी कहते हैं. यही तो क्या कहते हैं, वो एक गाना है ना, जीना इसी का नाम है. हाँ, तो यहाँ पर भी वो जीना इसी का नाम है कि लॉसेस होंगे, लॉस आएंगे, लॉस में फेस करने पड़ेंगे, बट चैलेंजेस को पूरे ज़ील के साथ, पूरे स्ट्रेंथ करेज के साथ फेस करोगे तो चैलेंजेस लाइफ के बहुत इजीली पार हो जाएंगे. विच मोमेंट इन द लाइफ ऑफ बॉय डज द पोएट प्रेजेंट? द पोएट प्रेजेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द लाइफ ऑफ द बॉय, द मोमेंट ही हैज लॉस्ट हिज बॉल. In fact, the moment is important because it marks a shift in the life of the boy from innocence to maturity. अब तक उसको क्या नहीं पता था, अब तक उसको ये नहीं पता था कि ठीक है यार चीज़ें खो भी सकती हैं, तो वो उसका एक innocence से maturity तक का फेज है. At the realization that loss is a part of life, कि loss जो है वो होगा ही, वो उसका part है. It was the first time that the boy realized other things that nothing is permanent, कि कुछ भी चीज़ permanent नहीं है, and things
टेंड टू बी लॉस्ट एंड टेकन अवे, चीजें आएंगी जाएंगी और तुमसे छीन भी ली जाएंगी, तो इसीलिए वन शुड नॉट बी सैड अबाउट इट. Thus one should not get disheartened, उसको उसके बारे में दुखी नहीं होना चाहिए, सैड नहीं होना चाहिए, या अपनी होप नहीं लूज करनी चाहिए. एंड मूव अहेड इन लाइफ, और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए. How does the boy react to the loss of ball? What was the boy is feeling at the loss? The boy is deeply affected by the loss of ball and he desperately stares at the harbor जहाँ पर वो बॉल खो गई है, and trembles with grief, जैसे उसको रियलाइज होता है कि वो बॉल वापस रिट्रीव्ड नहीं की जा सकती, मतलब उसको वहाँ से वापस नहीं लाया जा सकता. It cannot be brought back. His deep sorrow is caused by the fact his first experience of loss and he has yet to learn how to accept losses. अभी भी उसको सीखना है कि जिंदगी में कोई चीज खो जाती है तो कैसे उसको एक्सेप्ट करना है. How does the loss of ball bring the sense of responsibility? बॉल खोने से उसने कैसे रियलाइज किया कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो कहते हैं the loss of ball brings a sense of responsibility in the boy because पहली बार उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि चीज़ों के खोने से कितना बुरा लगता है. एंड इट विल मेक हिम रियलाइज कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सामान की टेक केयर करो, उसका ध्यान रखो. ऑल्सो पोएट सजेस्टेड द बॉय टू मूव ऑन, वो उसे कहते हैं आगे बढ़ो. एज द क्रूअल वर्ल्ड इन द पीपल रॉब अदर्स ऑफ देयर पोजेशन, वो उसे यहाँ पर एक क्या कह सकते हैं, सैड रियलिटी ऑफ लाइफ भी बताते हैं कि दुनिया ऐसी है कि वो तुम्हें नोच के खा जाएगी. दे गोइंग टू लिटरली टीयर यू ऑफ एंड ईट यू बिकॉज एवरीबडी इज सेल्फिश. तो यहाँ पर इंसान तुमसे तुम्हारी ही चीजें चोरी कर लेगा. ये तो जस्ट बाय चांस तुमसे ही गिर गई, बट देयर आर गोइंग टू बी चांसेस व्हेन पीपल आर अनविलिंगली गोइंग टू टेक थिंग्स फ्रॉम यू, तब तुम क्या करोगे. Therefore, telling them the harsh reality of life, the boy learned a great lesson in a very tender, यानी यहाँ पर in a very young age. How did the poet feel on seeing the ball rolling into the water? कैसा लगा जब उसने बॉल को देखा. The poet viewed the loss of the ball very objectively till he saw the boy's reaction. उसके लिए it was very objective, which means it was opinionated था बहुत ज़्यादा उसको देखकर कि opinionated था उनका रिएक्शन कि ठीक है चलता है हो सकता है. He didn't bother much about it as he thought it to be something inexpensive and insignificant. अब बड़े होते ना एक मेच्योरिटी आ जाती है कि ठीक है यार हो गया, it cannot be held, बॉल ही तो थी. But the sadness of the boy made him feel the first loss of the ball has given him a shocking setback. लेकिन फिर उन्हें एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं यार इस बच्चे ने तो पहली बार कुछ खोया है, तो वो अपने उसको छोड़कर वो उस बच्चे की व्यथा को समझने लगे कि इसके हाथ से बॉल चली गई, इसके क्या इमोशंस होंगे, इसे कैसा फील हो रहा होगा. He realizes that the loss will make him learn the reality of life, कि things are often lost and losses have to be accepted. चीजें खोएंगी लेकिन तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. Oh, there are other ball suggests. The phrase suggests that the loss of balls should not make him so sad because the loss can very well be compensated. Because वो ball का जो loss है वो और balls लाकर दे सकती हैं. Will buy him a new ball. अब वहाँ पर एक क्वेश्चन था हमारे पास, will buy him a new ball or there are other balls. वहाँ पर वो उस बच्चे के लिए एक बड़ा लॉस था. It was a big loss for the boy. That is why हमने उस ऑप्शन को चूज किया था, not will buy a new ball. One should not bring life to a standstill because there are other possessions and one must move on to gain more. Because जिंदगी में एक बॉल खोने से जिंदगी stand still यानी stop पे नहीं आ जाती है. One should keep moving, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, because that is how the life should be. आगे बढ़ो, काम करो, but do not stop where you are. I would not intrude on him. Who is I in the line and what is the idea about the attitude you form from the statement? यहाँ पर I जो है वो पोएट के लिए स्टैंड करता है, जिसने एक यंग बॉय को विटनेस किया है यानी उसे देखा है जिसकी बॉल पानी में चली गई एंड जंप इनटू द डीप वाटर. द लाइन रिफ्लेक्ट हिज साइकोलॉजिकल इनसाइट दैट मेक्स हिम डिसाइड टू लीव द बॉय अलोन इन द मोमेंट ऑफ इंटेंस ग्रीफ. वो एक साइकोलॉजिकल इनसाइट है यानी हिज थिंकिंग एबिलिटी है कि भैया मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ अकेला, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर नहीं उसको यहाँ पे ना रुककर उसके पास जाऊँगा तो मैं एक गलत हैबिट डाल दूंगा बच्चे को कि चीज़ें खो गई तो पैसे ले लो और बॉल ले आओ. That makes him to decide to leave the boy alone in the moment of intense grief and decides his own reaction and learns the philosophy of loss. ताकि वो बच्चा जो है वो खुद भी लॉस की फिलॉसफी समझे कि जो चीज़ें चली जाती हैं वो चली जाती हैं, they do not come back.
balls will be lost. How does the poet sure that the balls will always be lost? वो यहाँ पे always का use करते हैं. वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि हमेशा चली जाएंगी. The poet is experienced man. वो बड़ा हो चुका है, उसने लाइफ के experiences देखे हैं. He has seen much more in life than the little boy. He knows कि possessions of people that which are deeply attached are lost quite often. कि जो चीज़ें जिनसे वो बहुत ज़्यादा attach होते हैं वही चीज़ें छिन जाती हैं. His observation and experiences make him sure कि जो losses हैं वो एक unavoidable part of life है, उनको आप छोड़ नहीं सकते हो. The losses the poet mentioned could be anything, ranging from material possession to people in life. वो लॉस कुछ भी हो सकता है, किसी चीज से लेकर किसी इंसान तक का लॉस हो सकता है. He understands the inevitable or nature of how things work. कि तुम्हारे चीज के खोने से या तुम्हारे किसी लाइफ के कुछ पॉइंट होने से दुनिया नहीं रुक जाएगी, ना तुम्हारी लाइफ रुक जाएगी. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. जिंदगी चलती जाएगी और ऐसे ही काम होता जाएगा. Explain money is external. द पोएट मीन्स यहाँ पे वो एक फ्रेज यूज करते हैं कि जो मनी है वो एक्सटर्नल है, पैसा जो है वो सिर्फ बाहरी है. वो बाहरी क्यों है? बिकॉज पैसा सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकता है, पैसा इमोशंस नहीं खरीद सकता. तो यहाँ पर वो इमोशंस को हाईलाइट करने के लिए ही यूज किया गया है कि मनी इज एक्सटर्नल, इट कैन नॉट बाय योर इमोशंस. The expression mean that the money can buy new things. पैसे से तुम नई चीजें ला सकते हो, but it cannot bring something that was once lost. लेकिन जो चीज खो गई वो वापस नहीं आएगी. Nor can the money compensate the emotional setback. जो उससे इमोशनल दुख पहुंचा है, दिल को ठेस पहुंची है, वो ठीक नहीं हो सकती. A person suffer after he losing something dear and precious. कोई प्यारी चीज खोने के बाद को जो दुख होता है, तुम किसी को ले 1000 रुपये ले ले और चुप हो जा, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम लोग. By offering money to the boy, the poet would have hindered his experience of learning the reality of life. यानी यहाँ पर वो उसको स्टॉप कर देते या सीज कर देते या उसको ख़राब कर देते उसका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, लर्न करने का, ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ. तो अगर वो पैसा देते तो वो शायद मेच्योरिटी उस बच्चे में नहीं आती, रादर उसको एक गलत हैबिट पड़ जाती कि ठीक है चल रहा है, चलाते रहेंगे. What does the ball symbolize in the poem? यहाँ पर वो बॉल जो है हमारी, हमें पता है कि materialistic possessions in the world को symbolize करता है. It also symbolizes the young days of the boy, क्योंकि बच्चा बॉल से खेल रहा था. When he is full of innocence, जब वो बिल्कुल innocent है, उसे कुछ नहीं पता लॉस क्या होता है, emotions क्या होते हैं, and does not understand what it means to lose something precious. अभी lose something precious का जो टर्म है in bigger terms, अभी तो उसने एक अनवर्दी सी एक छोटी सी बॉल खोई है ना, उस बॉल से उतना कुछ बड़ा लाइफ में उसने नहीं खो दिया. आगे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीजें खोते हैं. What did the loss of the ball mean for the boy? बॉल के लिए जो बॉल का जो लॉस था वो उसके लिए एक वैल्यूएबल पोजेशन का लॉस था. इट ऑल्सो मीन्स द लॉस ऑफ हिज यंगर डेज, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली जो बॉय ने वो बॉल को तब खरीदा होगा लॉन्ग टाइम पहले, एंड ही मस्ट हैव प्लेड विद इट, उससे उसने खेला भी होगा. ही एसोसिएटेड हिज यंगर डेज विद इट. मोरोवर जो लॉस ऑफ बॉल है हैज हिज चाइल्डहुड इनोसेंस वाज शिफ्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड इनोसेंस एंड गेन्ड अ मैच्योर आउटलुक इन लाइफ. और वहाँ से उसको जिंदगी का एक मैच्योर आउटलुक भी मिला था कि ठीक है बॉल ही तो थी, चली गई और आ जाएगी. बट वहाँ से उसको एक और चीज़ ये भी समझ आई कि बॉल है, इतना दुखी नहीं होना है. अगर उसको बॉल नहीं दी जाती तो वो शायद और ज़्यादा दुखी हो जाता. ही वुडंट हैव अंडरस्टूड द काइंड ऑफ इमोशंस जो वो यहाँ पर फेस कर पाता. What is the epistemology of loss that the poem contain? Poem contain करती है epistemology of loss, यानी what does it contain? The nature of loss. And it brings forth the fact that loss एक essential part of life है in this materialistic world. लोग losses को सफ़र करते हैं quite often and feel dejected. यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा depressed feel करते हैं, बहुत ज़्यादा sad feel करते हैं कि उनके साथ ऐसा हो गया. But it is advisable to face the losses bravely and more on without letting grief get over one's mind. कि do not let negative emotions रूल या डिक्टेटिव. कभी भी अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने आप को रूल मत करने दो. ठीक है, अब आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर. How do you think the poem contains a deep philosophy of life? Yeah, what according to the nature is the life lesson of life, या life lesson that the boy will be learning after the loss of his ball?
ये द पोएम जस्ट अबाउट अ लॉस ऑफ अ बॉल या व्हाट इज द लेसन ऑफ लाइफ डज द पोएम टीच अस? तो वो कहते हैं नरेटर बिलीव करता है कि द बॉय आफ्टर लूजिंग हिज बॉल विल लर्न द लाइफ हैज मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर अ पर्सन एंड वन हैज टू पुट अप मेनी लॉसेस इन लाइफ, कि जिंदगी में ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, कभी फायदा होगा कभी नुकसान होगा. द नरेटर हैज सीन द बॉय सॉरो स्ट्रिकन, उसने उस लड़के को दुखी देखा है जब उसकी बॉल उस हार्बर में गिर जाती है. बट द लॉस ऑफ अ बॉल इज सिम्बॉलिक ऑफ द बिग लॉसेज इन लाइफ. लेकिन ये जो लॉस ऑफ बॉल है ना, वो जिंदगी में एक सिंबल है कि ठीक है, जैसे उसकी बॉल खोई वैसे ही बड़ी बड़ी चीजें भी खो जाएंगी. The boy will learn that the loss of something precious should not bring life to a standstill. जब कोई चीज़ तुम्हारे बहुत क्लोज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ खो गई तो तुम्हारी जिंदगी रुक गई, ऐसा नहीं होता है. Life has to go on. One has to put up with the losses bravely to advance further in life to achieve more. इंसान को लॉसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को हिम्मत देनी चाहिए कि ठीक है अब हो गया, नथिंग कैन बी हेल्प, नथिंग कुड बी डन आउट ऑफ इट. उठो, अगले काम पे लगो, जो चला गया वो चला गया. उस पर दुखी हो, मतलब कहते हैं ना, उस पर दुखी हो लेकिन इतना भी नहीं, उससे एक लेसन लो, एक लाइव लेसन लो और वहाँ से आगे बढ़ जाओ, आगे निकल चलो. The narrator did not try to console the boy and he did not think of buying another ball for him. He believed कि the boy should learn कि कैसे careful होना चाहिए अपने possessions के लिए in the materialistic world. And if he has to encounter a loss, he should know कि कैसे उस situation के साथ deal करना है. Encounter का मतलब है face. Overcome his and how to overcome his grief. The narrator feels the first realization of the loss of a possession brings the process of maturity in life. कि ठीक है, the boy is going to understand कि loss is something. वो maturity उसमें तब आएगी कि loss कुछ होता है जिंदगी में. Even a small incident like a loss of ball may prepare a person for the journey of life, जिसमें अभी बहुत सारे losses are yet to come. The poem in this way contains a deep philosophical truth that losses form a significant part of one's life. Losses जो हैं वो किसी भी इंसान की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वो एक significant lesson कैरी करते हैं that we must take things in their stride and cope with losses. In their stride मतलब as they are, जैसा है वैसा ही चलाओ, and when cope with the losses without feeling dejected या sad. और चीज़ों को फेस करना है बिना डिजेक्टेड हुए या बिना सैड हुए, बिना डिजेक्ट हुए, यानी हमने इसका मीनिंग लिखा था बिना दुखी हुए या डिप्रेस हुए. How is the loss of ball a shift in life of the boy from innocence to maturity? ये कैसे पता लगा कि वो innocence से maturity में enter कर गया? द बॉल पोएम जो है वो एक बहुत क्रूशल मोमेंट दिखाता है. फर्स्ट टाइम किसी भी इंसान का क्या दिखाता है? फर्स्ट टाइम्स. हर चीज का एक फर्स्ट टाइम होता है, तो उस बच्चे के लिए ये लॉस का फर्स्ट टाइम था. द बॉल इन फैक्ट इज द सिंबॉलिक ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस. यहाँ पर वो वर्ल्डली पोजेशंस को दिखाता है. एंड द लॉस ऑफ पोजेशंस में लीव अ पर्सन ग्रीफ स्ट्रिकन, और वो चीज खोने से ही इंसान दुखी हो जाएगा. The ball also represent the innocent days of childhood, जब किसी को भी क्या नहीं पता होता, उसे risk and responsibilities of life के बारे में नहीं पता होता. The boy realizes for the first time कि उसकी क्या responsibility है. उसकी responsibility ये है कि जो उसकी ball है, जो उसका possession है, उसका ध्यान रखो. The experience of loss has brought about a big shift in the life. The shift from innocence to maturity. The seemingly insignificant incident, बचपन में वो इंसिडेंट बहुत ही insignificant था, has taught him a harsh reality of life. लेकिन बच्चे के लिए बॉल का खोना बहुत बड़ी बात है. अब जब से हम बच्चे थे, जब से हम बड़े से लेकर जब तक हम बड़े हुए, इस पॉइंट तक भी पहुंचे जिसमें आप लोग अभी हो और जिसमें मैं अभी हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही. लाइक बचपन में लगता कि हो कितनी बड़ी हैं, बट व्हेन आई ग्रू अप एंड व्हेन यू हैव आल्सो ग्रोन अप, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई. हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये इतने बड़े तो थे ही नहीं, हमने इस पर इतनी दिक्कत करी, हमने इस पर इतनी लड़ाइयाँ करी, हमने इस पर इतना दुखी हुए, तो दुखी होने वाली बात ही नहीं थी. सो वो कैसे पता लगा? वो हमारे अंदर टाइम के साथ साथ एक मेच्योरिटी आई, जिससे हम लोगों ने वो चीज़ को समझा कि ठीक है, होता है, लेट इट बी. ओके, This incident has taught him a harsh reality of life that everyone has to encounter losses in life. लेकिन हर इंसान को आना चाहिए कि losses के साथ कैसे cope करना है. Of not letting sorrow overpower one's mind. किसी भी इंसान का दुख जो है वो उसके दिमाग को overpower ना करे. Life has to be taken boldly.
जिंदगी को बोल्डली एक्सेप्ट करो कि ठीक है तो है, और लॉसेस को एक्सेप्ट करो बिना होप को लूज किए, बिकॉज लाइफ इज डायनेमिक, इट इज वास्ट। ये हमारी लाइफ वास्ट है, हमारी लाइफ विविड है, बहुत बड़ी जिंदगी है। एंड न्यू पोजेशंस कैन बी गेन्ड थ्रू अ मैच्योर्ड अप्रोच टू लाइफ। अगर आप दुखी होते रहोगे, मेरी बॉल खो गई, रोते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम आगे बढ़ो, खो गई बॉल खो गई, आगे और मिल जाएगी, जब आगे और मिल जाएगी तो उससे खेल लेंगे। वैसे ही बॉल के साथ साथ चीज़ें चली गई और आ जाएंगी लाइफ के अंदर। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस एपिस्टेमोलॉजी, द नेचर ऑफ लॉस, की ठीक है हो गया, एंड व्हेन यू गेन दैट मैच्योरिटी की ठीक है चला गया और आ जाएगा, तभी तुम लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। The boy has learned the philosophy of loss and will be more cautious and careful and responsible in the future. The poem in this way shows the beginning of journey towards maturity, कि किस तरीके से इंसान लॉस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। वो कहते हैं समटाइम्स सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट जो है उनका डीप या फार रीचिंग सिग्निफिकेंस हो सकता है। बॉल पोयम के और डस्ट ऑफ स्नो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 चैप्टर क्वेश्चंस भी दे सकते हैं कि वो आपको 2 चैप्टर को मिक्स करके दे दें और बोलें कि उनके आंसर बताओ। तो वो कहते हैं द पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, एंड बॉल पोएम जो हमारी जॉन बेरीमैन ने लिखी है, bring forth a common philosophical idea that sometimes events that seem to be trivial, मतलब small या unworthy, जो हमें लगते हैं कि उस समय पे वर्दी नहीं है, उस समय पे ध्यान देने वाले नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, वो बहुत डीप इंप्रेशन छोड़ जाते हैं हमारे माइंड पे और हमें एक सिग्निफिकेंट लेसन देते हैं लाइफ का कि ठीक है these things happen. इन डस्ट ऑफ स्नो पोएट जो है वो एक डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड में है, बिकॉज वो एक ऐसे स्नो कवर ट्री के नीचे से जा रहा था जहाँ पर एक क्रो आकर बैठा, बट एज ही वॉक्स पास द हेमलॉक ट्री सडनली अ फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैपेंड ऑन हिम, और उसके सर के ऊपर वो एक स्नो गिरती है और उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, एंड इट ब्रिंग्स हिम अबाउट अ प्रोफाउंड एंड पॉजिटिव चेंज। यहाँ पर उसके अंदर एक वो बड़ा और पॉजिटिव चेंज आ जाता है इन हिज मेंटल स्टेट। इट डिस्पेल्स अवे हिज ग्लूम, यानी इट टेक्स अवे, उसका जो दुख है वो ग्लूम का मतलब सैडनेस, उसकी जो सैडनेस है वो चली जाती है, एंड सेट इन डिलाइट एंड सेटिस्फैक्शन, और उसका मूड डिलाइटफुल और सेटिस्फाइड हो जाता है। द इंसिडेंट सीम्स टू बी पेटी एंड इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही स्मॉल, अगेन बहुत ही अनवर्दी सा इंसिडेंट लग रहा है कि ठीक है ना, स्नो ही तो गिरी है, क्या फर्क पड़ता है, बट एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि नेचर जिसको हम मानते हैं कि वो बुरा है, वो हमेशा हमें प्लेजर ही देगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव अस हैप्पीनेस, एंड पैसिफाइज द फ्रस्ट्रेटेड, यानी सूड्स, शांत करता है, और जो इंसान परेशान है उसको शांत करता है। डाउनकास्ट एंड डिजेक्टेड माइंड्स ऑफ द पीपल, नेचर का काम है सामने वाले को खुशी देना, वेदर यू वांट और यू डोंट वांट इट। तो नेचर जो है इट इज ऑलवेज गोइंग टू इम्पार्ट यू प्लेजर, इट विल पैसिफाई द फ्रस्ट्रेटेड, सड़े हुए इंसान का मूड अच्छा कर देगा, इट विल हेल्प द डाउनकास्ट, जो दुखी और रिजेक्टेड अपनी ज़िंदगी से, उसकी ज़िंदगी को बेटर करने में क्या हेल्प करता है, हमारा नेचर। वैसे ही सिमिलरली इन द बॉल पोएम इट सीम्स टू बी द नरेटिंग अ कॉमन प्लेस इंसिडेंट, यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी में होने वाला इंसिडेंट बताते हैं। अ यंग बॉय जो बॉल के साथ खेल रहा था ऑन द बैंक्स ऑफ एन हार्बर लूजेस हिज बॉल as it rolls away to fall irretrievably into the deep waters. Irretrievably मतलब cannot be brought back. Into the deep waters of the harbor. Harbor के पानी में चला गया। This incident seems to be trivial as the ball is not very expensive. बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, काफ़ी स्मॉल सा अनवर्दी सा इंसिडेंट है, क्योंकि बॉल तो छोटी सी थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एंड द बॉय कुड बी कंसोल्ड विद सम अदर बॉल। येट द लॉस ऑफ द बॉल इटसेल्फ कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट लेसन, कि कैसे ज़िंदगी में लॉसेस के साथ हैंडल करते हैं, एंड कैसे एक मस्टर करते हैं, यानी कैसे गैदर करते हैं हम लोग हमारी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ने के लिए। दिस एनकाउंटर विद द फर्स्ट लॉस इन द हैज प्रिपेयर्ड द यंग बॉय टू फेस हार्श एक्ट दैट लॉसेस आर अ हार्श फैक्ट दैट द लॉसेस आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, की लॉसेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। दस बोथ पोएम कैरी मैसेज समटाइम्स सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स हैव सिग्निफिकेंट लेसन्स इन लाइफ, कि कुछ इंसिडेंट जो लगते हैं कि बहुत इनसिग्निफिकेंट है, उनका अपने आप में एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है।
इसी के साथ हमारी पहली पोयम हो जाती है खत्म और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी पोयम को, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। और ये बहुत ही छोटी सी पोयम है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है हमारे पास, वेरी मिनिमल क्वेश्चंस आर देयर इन दिस पोयम। According to the poet, what could a novice nonplussed about? एक novice nonplussed मतलब यहाँ पर confused किसके बारे में होगा? novice का मतलब कौन होता है? novice का मतलब होता है beginner। तो वो कहते हैं एक बिगिनर किसके बारे में कंफ्यूज हो सकता है। अब ये पोएम में बेसिकली जो पोएट है वो बात करते हैं बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के बारे में, लायन के बारे में, टाइगर के बारे में, लेपर्ड के बारे में, हाइना, क्रोकोडाइल, कैमेलियन, बियर, इन सब एनिमल्स के बारे में कि आप इन्हें कैसे पहचान सकते हो। प्लस ये पोएम में एक बहुत ही ह्यूमरस वे में उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है, जबकि नेचुरली हमें पता है कि कोई एनिमल है तो हमें खा ही जाएगा, पर उन्होंने उन्हीं एनिमल्स को बहुत ही ह्यूमरस वे में बताया है। तो इसके अंदर हमारे ऑप्शंस अलग अलग हैं बस, जैसे डिस्टिंग्विश डोमेस्टिक एनिमल, बीस्ट ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे एंड फिशेस। तो ये बाकी सारी लाइन सेम है, तो वील जस्ट रीड द मेन ऑप्शंस एंड टिक द करेक्ट आंसर। According to the poet, a novice would be nonplussed to distinguish domestic animals, beast of prey, birds of prey या fishes। कि वो कौन से को पहचानने में कंफ्यूज हो जाएगा, वो बीस्ट ऑफ प्रे को, यानी इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ही उन्होंने इस पोएम को बनाया है। The crocodiles, but if they weep, they are crocodiles. Answer the following. What is so distinct about crocodiles? Crocodiles के बारे में distinct क्या है? उनकी skin, उनकी स्मेल, उनका वीपिंग या उनका कलर। यहाँ पे वीपिंग का मतलब होता है क्राइंग। तो हम सब लोगों ने ना हिंदी में कहावत सुनी होगी कि मगरमच्छ के आंसू मत रो। क्यों ना रो मगरमच्छ के आंसू? बिकॉज मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं ना वो फेक होते हैं। वो क्या होते हैं? वो फेक टीयर्स होते हैं। वो दिखाएगा ऐसे कि हाय वो रो रहा है, वो दुखी हो रहा है, बट व्हेन यू गोइंग टू गो नियर देम यू गोइंग टू रियलाइज कि वो सब एक नाटक था और आपका पागल बनाया जा रहा था। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। दिस कैमेलियन यू सी, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द पोएट्स व्यू ऑफ द कैमेलियन? कैमेलियन के बारे में हमारे पोएट का क्या व्यू है? कैमेलियन होती है गिरगिट जो रंग बदल लेती है अपना बहुत आसानी से। कैमेलियन इज सिमिलर टू लिजर्ड, टू स्क्विरल, मोंगूज या रैट। उसमें क्लियरली लिखा है कि वो लिजर्ड की वो है, प्रजाति की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इफ समटाइम्स व्हेन रोमिंग अराउंड द बंगाल टाइगर डिसर्न, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट काइंड ऑफ बीस्ट इज अ बंगाल टाइगर? Is a grand and impressive beast, is small and timid, timid का मतलब shy, is small yet noble beast, या is a cowardly beast। तो cowardly नहीं है, ना ही वो small है, तो ये भी नहीं होगा, ना वो timid है, तो he is a great and impressive beast। How does the Bengal tiger look? What is so distinct about him? वो कहते हैं the poet says Bengal tiger roams in the forest and looks noble। पहला वो कहाँ घूमता है? वो फॉरेस्ट में घूमता है और नोबल दिखता है। His skin is yellow and there are white stripes। तो येलो और वाइट स्ट्राइप्स का कॉम्बिनेशन नहीं जाएगा, ऑप्शन ही गलत हो गया। Bengal tiger roams in forest and looks noble, ठीक है, सेम पॉइंट है। His skin is white and there are black stripes, ठीक है, कंसिडर करके चलते हैं, लेकिन ये ज़ेब्रा हो जाएगा। आगे ऑप्शन देख लो। रोम्स इन फॉरेस्ट, लुक्स कॉमन, लुक्स कॉमन, तो कॉमन तो वो नहीं लगता था, ये ऑप्शन तो गया। द पोएट सेज बंगाल टाइगर रोम्स इन द फॉरेस्ट एंड लुक्स नोबल, हिज स्किन इज येलो एंड देयर आर ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट। तो कौन सा होगा? तो ओके, तो यहां पर the poet says Bengal tiger in the forest is noble, his skin is white and there are black stripes. As soon as the Bengal tiger notices someone, he tries to hunt them. And the poet says the Bengal tiger roams in the forest and looks noble, his skin is yellow and there are black stripes on it. As soon as the Bengal tiger notices someone, he tries to eat him। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, बिकॉज उसकी स्किन वाइट नहीं हो सकती है बट यहाँ पर नहीं है। If you have doubts, you might nonplus, answer the following. What can nonplus a victim? वो कैसे victim बन सकता है? Distinguishing prey of beast can nonplus a victim, यानी confuse कर सकता है victim को। Distinguish trees, distinguishing birds, distinguishing men. Again, the correct answer for this question is option A. What figure of speech is prominent in the poem? यहाँ पर ये humorous है, metaphor है, both of the above है या none of the above है। तो poem में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पर किसका यूज ज़्यादा किया गया है, वो एक humorous tone है, उसका figure of speech जो है वो humorous है।
द टाइगर इज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन विच ग्राउंड, उसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स कौन से ग्राउंड के ऊपर है? येलो के ऊपर है, गोल्डन के ऊपर है, ब्राउन के ऊपर है या व्हाइट के ऊपर है? तो द लाइन दैट इज देयर इन द पोएम सेज दैट विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये वाला। हमने पहले वाले में भी यही किया था। व्हाइट टाइगर्स हमारे पास होते हैं, लेकिन जिसकी बात पोएम में की जा रही है वो येलो है। When you are walking around your yard, it is a bear. Answer the following. What is the rhyming scheme of the stanza? So rhyming scheme के लिए everybody can open up their poems. The line says, when you are walking around your yard. तो हमारा last word है yard यहाँ पर। Yard, you meet a creature there. वहां पर आपको एक क्रिएचर मिलेगा। Who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. फिर है if you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. तो यहां पर ये बहुत क्लियर राइमिंग स्कीम दिख रही है। यार्ड ए ले लूंगी, देयर यार्ड देयर में कोई मैच नहीं है, बी ले लूंगी। हार्ड, यार्ड और हार्ड में मैच है, तो ये क्या हो गया? ए हो गया। फिर आता है बेयर, देयर एंड बेयर मैच करते हैं, बी। फिर हमारे पास क्या है? गेस। अब यार्ड या बियर में से किसी से भी मैच नहीं करता, ये हो जाएगा सी। गेस और कैरेस दोनों मैच करते हैं, तो राइमिंग स्कीम क्या हो गया? हमारे पास हो गया ए बी सी सी। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी का कोई ऑप्शन है? हमारे पास ए बी का ऑप्शन है। Read the following poem, How to Tell Wild Animal, and answer the following. He will give you just one more caress in order to kill you, to show his love, to make you his friend, या show his appreciation. तो अगर आप बात करते हो वापस से, यहाँ पर हमारे पास दो, अच्छा एक और चीज, जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड। यहाँ पर हम लोगों ने एक आंसर किया है ह्यूमरस। चेंज दिस आंसर टू नन बोथ ऑफ दी अबव, बिकॉज यहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी लाइंस यूज करी हैं जिसके अंदर उन लोगों ने मेटाफोर का यूज किया है। जैसे यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल है, वही इसके दो मीनिंग है। इट विल हग यू। अब जब आपको बियर हग करेगा, वो आपको अपना प्यार दिखाने के लिए हग नहीं कर रहा है, वो आपको मारने के लिए आपको हग कर रहा है। तो वही बात है कि अगर यहाँ पर आप इसके लिटरल मीनिंग की बात करो, जिस टर्म के अंदर वो पोएम के अंदर लिखा गया है, तो वहां पर टू शो हिज लव के लिए है। लेकिन अगर आप बात करते हो मेटाफोरिकल मीनिंग की, कौन सा वो होगा बियर जो आपको ऐसा प्यार दिखाएगा, तो डेफिनेटली वो आपको अगर हग कर रहा है बहुत ज्यादा टाइटली, तो आपको मारने के लिए कर रहा है, इज गोइंग टू किल यू। तो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन अगेन कि आपका वो लिटरल मीनिंग मांग रहा है, मेटाफोरिकल मीनिंग मांग रहा है। लिटरल होगा तो शो हिज लव, और अगर मेटाफोरिकल होगा तो टू किल यू। Read the poem How to Tell Wild Animal and answer the following. Where can you meet the lion? In the west, in the north, in the east या south? तो इसका आंसर है ईस्ट। हमें लायंस जो है वो ईस्ट में मिलेंगे। If you ever should go by chance, you'll know that it is an Asian lion. Answer the following. How will you know that it is an Asian lion? The lion has a very prominent mark, significant color. The lion will roar loudly as you're dying with fear. And the lion has a very significant way of walking. तो वो इतना तेज रोर करेगा कि आप डर के मारे ही मर जाओगे। If strolling forth, आगे चलते चलते, a beast you view, he'll only lap and lap again. Answer the following. How it's the leopard's skin? बुक के अंदर एक क्लियर लाइन दी गई है हमें लेपर्ड की स्किन के लिए, जिसमें लिखा गया है if strolling forth the beast you view who hide with spot is peppered. तो पेपर कैसे होता है? peppered with spots का मीनिंग पता है कैसा हो गया? peppered with spots का मीनिंग हो गया ऐसा। पेपर्ड विथ स्पॉट्स। तो यहाँ पर क्या होंगे? ये पेपर्ड्स किससे मैच कर रहे हैं? ये पेपर्ड्स जो है हमारे, ये डॉट्स से मैच कर रहे हैं। स्पॉट्स, डॉट्स या स्ट्राइप। स्पॉट्स का मतलब ना स्पॉट्स ऐसे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इट इज द डॉट्स ऑन हिज स्किन। ये लेट इट बी स्पॉट्स, क्योंकि एग्जैक्ट गोल डॉट नहीं है, थोड़ा चेंज हो सकता है, वेरिएशन हो सकती है। Assertion है the poetess describes a small reptile that can change its skin color. जो poetess है वो एक small reptile वो animals होते हैं जो सिर्फ ज़मीन पे चल सकते हैं, लैंड पे नहीं चल सकते, और मतलब सिर्फ क्रॉल कर सकते हैं, पानी में नहीं जा सकते, दो पैरों पे खड़े होकर नहीं चलेंगे, सिर्फ चार पैरों पे क्रॉल करेंगे या स्लिदर करेंगे जैसे स्नेक। The ability of the chameleon to change its skin color saves him from hunters and other animal. तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन क्या रेप्टाइल अपना कलर चेंज कर सकते हैं? और यहाँ पर
द एबिलिटी ऑफ द कैमेलियन टू चेंज इट्स स्किन कलर सेव्स हिम फ्रॉम हंटर्स एंड अदर एनिमल। वो कहते हैं द पोएटेस डिस्क्राइब अ स्मॉल रेप्टाइल दैट कैन चेंज इन कलर। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वो एबिलिटी बताते हैं कैमेलियन की है कि वो अपना स्किन कलर चेंज कर सकता है अपने आप को हंटर्स और बाकी एनिमल्स से बचाने के लिए। तो स्टेटमेंट्स तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन क्या ये इसका रीज़न है? तो यहाँ पर वो इसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं है। वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। क्या नहीं देता? वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे ये मेडागास्कर के सुंदर एनिमल्स के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द एशियन लायन? तो पोएट जो है वो एशियन लायन को क्या बोलता है? उसे वो एक बीस्ट ऑफ प्रे बोलता है, बीस्ट ऑफ इमेंस साइज बोलता है, जिसके पास एक डल येलोइश ब्राउन कलर है, जिसके लाउड एंड फिरोशियस रोर, फिरोशियस मतलब यहाँ पर डेंजरस, जो उसकी डेंजरस सी रोर है वो इतनी खतरनाक होगी कि बंदा डर के ही मर जाएगा। देयर आर अदर एनिमल्स एज वेल दैट द पोएट विश टू बी डिस्टिंग्विश। जो कहता है कि मेरे पास और एनिमल्स है जिनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे। हाउ डज अ कैमेलियन बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट? हाउ हैज, सॉरी, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द कैमेलियन एज अ स्मॉल क्रिएचर रिजेंबलिंग अ लिजर्ड। हमें पता है कि जो कैमेलियन होती है वो लिजर्ड से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती है, बस लिजर्ड जो कैमेलियन होती है उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। सेकेंडली वो बहुत जल्दी अपना रंग बदल लेती है। It has no ears, no wings on its body and has the ability to change its color according to the background. तो ताकि वो easily blend हो जाए, यानी वो easily क्या हो जाए, वो mix हो जाए itself with the surroundings, that is nearly impossible to notice its presence, ताकि आप उसकी presence को बिल्कुल भी notice ना कर पाओ। Just give me a second, I'll just have a sip of water. All right. What simple rule does the poet suggest to read to recognize the Bengal tiger? तो इसे अगर आपको बंगाल टाइगर को पहचानना है तो आपको एक सिंपल रूल पता होना चाहिए। द पोएट इन ए ह्यूमरस मैनर, वो हंसाने के टर्म्स में हमें एक सिंपल रूल देता है कि अगर आपको कोई येलो स्किन का बीज जिसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स दिखे ट्राइज टू ईच कैच अ पर्सन, कि वो अगर आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ही शुड नो एट वंस कि वो एक बंगाल टाइगर है। देर इज नो सटल ह्यूमर। यहाँ पर ना वो एक ह्यूमरस टोन का यूज करते हैं कि मतलब एक गधा इंसान टाइगर के सामने जाएगा ही क्यों, तो वो एक सटल ह्यूमर प्रेजेंट करते हैं। एज अ पर्सन विल नॉट पुट हिज और हर ओन लाइफ इन डेंजर जस्ट देखने के लिए कि भैया वो एक टाइगर है। मतलब ऑब्वियसली कोई इतना बड़ा गधा नहीं होता कि एक टाइगर को देखने के लिए या पहचानने के लिए कि वो एक टाइगर है उसके सामने चला जाए। नोबडी इज गोइंग टू डू लाइक दैट। कोई इतना बड़ा गधा नहीं है, हम भी नहीं है। हाउ डज द पोएट कंपेयर एंड कंट्रास्ट एशियन लायन विद द बंगाल टाइगर? वो कैसे कंपेयर करते हैं? तो वो कहते हैं बोथ एशियन लायन और बंगाल टाइगर और अ बीस्ट ऑफ प्रे। वो दोनों जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं, बाकी एनिमल को मारते हैं। और बीस्ट ऑफ प्रे मतलब वाइल्ड एनिमल्स होगा जो किसी का हंट करते हैं। प्रे मतलब हंट करने वाले वाइल्ड एनिमल्स। ये दोनों वाइल्ड एनिमल्स हैं जो बाकी एनिमल्स का हंट करते हैं। ह्यूमन बींग्स वेल हंटिंग फॉर फूड। हाउएवर वो उनके अपीयरेंस में डिफर करते हैं कि एशियन लायन जो है वो लार्ज बॉडी के साथ है, ब्राउनिश स्किन है, वेयर एज बंगाल टाइगर की येलो बॉडी है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। तो ये पोएम बहुत ईजी है, एक्सट्रीम लेवल पे ईजी है। तो मेरे पास अपीयरेंस पता होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें एक हाइना और वो क्रोकोडाइल वाला क्वेश्चन है, बट दैट इज द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स इज दैट डिफिकल्ट टू लर्न। How can a person identify a leopard? How does it behave when it sees someone? वो कहते हैं person can identify leopard by the pattern of the spots on which the body forms and a salt and pepper pattern. Salt and pepper pattern कैसे होता है? Salt and pepper pattern होता है उसकी बॉडी 2 कलर की हो गई, तो हम कुछ बड़े स्पॉट्स ले लेते हैं। ऐसा हो गया ना, ब्लैक दिख नहीं सकता है इसके ऊपर, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस ऑरेंज सा कलर। तो कुछ इस तरीके की बॉडी होती है ना उसकी, जिसमें 2 कलर के स्पॉट्स होते हैं, एक तो येलो और एक ब्लैकिश। उसकी येलो ब्राउनिश सी बॉडी में ब्लैकिश से स्पॉट होते हैं। बिकॉज मैं ब्लैक नहीं बना सकती इसलिए मैंने ये वाला कलर ऐड कर दिया है उसमें, इसलिए कृपया बच्चों पार्टी समझ जाना। A person can identify a leopard by the pattern of spots. It is a salt and pepper pattern. Moreover, it will assault the person by leaping on him. Leaping का मतलब है jumping. और वो बंदे को मारेगा या बंदे को assault करेगा, try to kill करेगा, कैसे? उसके ऊपर leap करके।
इट विल कीप लीपिंग ओवर दो द विक्टिम क्राइज विद पेन, और वो उसके ऊपर कूदता जाएगा भले ही वो इंसान दर्द के मारे चिल्ला रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली इज गोइंग टू किल हिम. Why has the poet misspelled the word leapt and leap in the third stanza? तो वो कहते हैं the poet takes liberty with language, मतलब उन्होंने easy लिया language को, and misspell some of the word to emphasize the basic temperament of a leopard, कि वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं short tempered होता है. He uses leapt instead of leapt, L-E-P-T instead of L-E-A-P-T जो correct spelling होती है. Similarly, instead of leap and leap, she said lep and lep. These misspelled words match better with leopard and make the description of the leopard light and humorous. थोड़ा सा situation को light hearted करने के लिए उन लोगों ने wrong spellings का use किया है. How does the poet describe the behavior of the bear? अब वो कहते हैं distinctive यानी the different feature of the behavior of a bear according to the poet is the habit of grasping यानी catching या holding tightly the victim very tightly in order to scare या choke him to death. वही आ गया ना kill वाला, और वो दिखता है कि प्यार है लेकिन है नहीं. The bear continues to hug the victim again and again until the threat neutralizes, कि until the person dies, जब तक वो इंसान मर नहीं जाता. Until the person dies, its manner of hugging its victim is awkward and crude and has given the expression of a bear hug. थोड़ा सा इनह्यूमेन हो जाता है उसका हग करने का तरीका, इसीलिए उसको बियर हग बोला गया है. Why can a novice feel nonplussed या confused while differentiating between wild animals? Since एक novice यानी हमने पढ़ा जो एक beginner है या एक learner है और उसे नहीं पता है deep या minute, या मतलब एकदम हम कह सकते हैं minute है ये, minute नहीं है, यानी it doesn't have that precise information या the knowledge of the appearances and behavior of different animals, तो he or she may feel confused while differentiating between wild animals, कि वो confused हो जाएगा कि अच्छा कौन सा कौन है. लेकिन हम लोग इतने भी वो नहीं है, हमें पता है कि किसका है. ये नॉन प्लस छोटे बच्चे ही होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा. How do hyena and crocodile different from each other? वो कहते हैं हाइना और क्रोकोडाइल जो है वो दोनों भी बीस्ट ऑफ प्रे हैं, उनके डिस्टिंक्ट लुक्स हैं एंड हैबिट्स भी. एक हाइना जो है इट अपीयर्स टू बी स्माइलिंग वेल ईटिंग इट्स प्रे, दिखाने के लिए वो बहुत ज़्यादा कनिंग और बहुत ज़्यादा श्रूड सा होता है. जो हाइना होता है बहुत ही कनिंग, या वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ट्रायम्फेंट दिखाने के लिए कि चलो मैंने अपना खाना हंट कर ही लिया. Whereas crocodile has a habit of weeping, वो दिखाएगा कि वो रो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, while swallowing its victim, कि मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने खा लिया, मैंने ऐसे कर लिया, but he is not at all feeling sad about it, उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता उसके बारे में. The smile of hyena and the tears of crocodile make them different from each other, from other animals of the forest. Both the emotions are fake. दोनों emotions fake हैं. दोनों ही इमोशंस फेक हैं. अब आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं पहला क्वेश्चन. हाउ डज द पोएट पोर्ट्रे अ बियर, हाइना, क्रोकोडाइल एंड अ कैमेलियन? तो वो कहते हैं द पोएट डज नॉट डिस्कस द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बियर, हाइना या क्रोकोडाइल. दे आर ओनली ब्रीफ रिमार्क्स अबाउट द फिजिकल लुक्स ऑफ अ कैमेलियन. कैमेलियन के बारे में बहुत थोड़ा बहुत बताया गया कि वो कैसी दिखती है. द पोएट एम्फसिस इज वन ऑफ द बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ दीज एनिमल. ऊपर उनकी अपीयरेंस की बात की थी, यहाँ पर किसकी बात करी गई है? उनके बिहेवियरल ट्रेट्स की, बिहेवियरल पैटर्न्स की, उनके तरीकों की. A bear is known for its very strong and tight hug. A person can clearly identify a bear if he or she is hugged again and again by it. तो obviously वो क्या पहचानेगा कि बियर उसे हग कर रहा है, तो बेचारा मर ही जाएगा ना. A crocodile and hyena are different from each other and can be recognized because of their distinct behavior. A hyena, while swallowing its victim, keeps smiling merrily. वो भी झूठा है. A crocodile, on the other hand, seemed to shed tears while eating up its victim. Therefore, even a novice can know that the smiling creature is a hyena and weeping creature is a crocodile. इन दोनों के emotions जो है वो fake हैं. A chameleon closely resembles a lizard, लेकिन ना तो उसके कान हैं और ना ही उसके पास wings हैं. A peculiar trait, यानी हम कह सकते हैं कि a strange trait
is that it changes its color according to the color of the surrounding, so it merges या mixes ताकि वो मिक्स हो जाए अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ और डिटेक्ट ना हो पाए यानी कैच ना करी जा सके इजीली. इट मे बी सीटेड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड इट कैन बी सो कैमोफ्लेज्ड यानी कवर्ड. वो इस तरीके से अपने आप को कवर कर सकती है, इस तरीके से अपने आप को हाइड कर सकती है कि किसी को पता भी नहीं लगेगा. डिसर्न मतलब फाइंड, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा कि अच्छा वहाँ पर कोई लिजर्ड है. इन दिस वे, लिजर्ड नहीं सॉरी कैमेलियन है. इन दिस वे पोएट ब्रीफली एंड ह्यूमरसली प्रेजेंट्स द डिस्टिंक्ट बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. इस पोएम में लिटरली कुछ भी नहीं है, बस वो कुछ 4-5 एनिमल्स उन्हें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, बस यही है. अब कहते हैं राइट द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन द पोएम. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें से आने के चांसेस है. ओनली दमदार क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, वेरी इंपॉर्टेंट. द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल इज बोथ इन्फॉर्मेटिव एंड ह्यूमरस. इन्फॉर्मेटिव भी है और ह्यूमरस भी है. द पोएट इज काउच्ड अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. काउच्ड का मीनिंग यहाँ पर हो गया रिटर्न या गिवन. यहाँ पर उसने हमें एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दी है of the mold of wild and humor. Humor has been created through both description and language. Even the poet's caution to readers against the dangers of wild animal has been made through a humorous statement. कि एनिमल से बच के रहो, वो भी उन्होंने काफ़ी हंसाने वाले वे में, ह्यूमरस वे में हमें बताया है. The description of Asian lion and Bengal tiger are full of wit, as in the cases the way of identifying the beast is interesting. जिस तरीके से बताया कि अगर आप लायन है, बहुत बड़ा होगा, ब्राउनिश और येलोइश से कलर का होगा, डर जाओगे चिल्ला रोर करेगा. तो टाइगर है, टाइगर आपको देख रहा होगा तो समझ जाना कोई ग्रीन, कोई येलो बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप होगा तो वो टाइगर है. तो बहुत ही विटी वे में उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया है. One has encountered a roaring Asian lion, know it and be a prey to the Bengal tiger to be able to identify it. तो इसे अगर आप देखा तो आपको दिखेगा क्या, एक रोरिंग एशियन लायन, और अगर आप उसका प्रे बनना चाहते हो तो बंगाल टाइगर के सामने चले जाओ. Similarly, the way to recognize a bear is to be hugged tightly या to be embraced by it. उसके वो तुम्हें हग करेगा. The smiling face of hyena is contrasted, यहाँ से oppose किया गया है weeping face of crocodile के साथ. In the ways it provokes laughter, कि उसे सुन के तुम्हें हंसी आए. The paradoxical statement about chameleon is when there is nothing on the tree, there is a chameleon in full of wit. तो paradoxy क्या होता है? Paradoxy एक type of literary device होता है, आप लोग लिख सकते हो. ये हमारा हसल 2.0 का पैराडॉक्स नहीं है, ये पैराडॉक्सी एक पोएटिक डिवाइस है. When there is something true but वो दिखता नहीं है. यहाँ पर तो पैराडॉक्सिकल ये है कि वहाँ पर वो है लेकिन दिख नहीं रही है, बिकॉज उसकी इतनी अच्छी एबिलिटी है कैमोफ्लेज करने की, हाइड करने की, अपने आप को ब्लेंड करने की, मिक्स करने की सराउंडिंग में, कि वो दिखती नहीं है. The language used by some poet in some places is to replete with humor, कि वो हम उसे कह सकते हैं कि वो ह्यूमर, थोड़ी सी ह्यूमरस है. The poet has used poetic license to make the language interesting. उसने poetic license को use किया है, ऐसे हम कह सकते हैं कि उसने poetic lines को, poetic language को use किया है. For example, the word leap is spelled as lep and the word leapt is spelled as spelling a के साथ missing to make them sound like the first syllable of the word leopard. Leopard, leapt, उसको match करने के लिए. The final fatal stroke of the bear on the embraced victim has been humorously and ironically called a caress. और लास्ट में caress as in to hug, उसको वहाँ पर भी उन लोगों ने थोड़ा humorous tone दे दिया. Thus the poet made factual statement in a highly humorous manner, and it is a beautiful synthesis of serious and non-serious. कि चीज़ों को serious चीज़ों को भी आप non-seriously कैसे बोल सकते हो, मुसीबत में भी कैसे मज़े ढूंढ सकते हो, वो इसी पोएम के अंदर से हमें देखने को मिलता है. ठीक है, आई होप अच्छा पार्टी यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. इसी के साथ होती है हमारी दोनों की दोनों पोएम्स खत्म, एंड आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन. इसी के साथ हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. अब मैं तो हो रही हूँ अंडरग्राउंड भैया, मेरा तो हो गया अंडरग्राउंड होने का समय. आप लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे, जो डाउट्स होंगे मुझे बताएंगे. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ यूज योर कॉग्निटिव स्किल्स, प्लीज़ यूज योर अंडरस्टैंडिंग एंड डू नॉट गो डायरेक्टली विद द आंसर की, बिकॉज देयर आर क्वेश्चन जिसमें आंसर की में क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से रोटेट करके दिए गए हैं.
एंड येस, इफ यू वांट टू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी आंसर जो हमने आज डिस्कस किया है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, विल सी टू इट। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यू नो, स्टडी हार्ड, कम टाइम रह गया है, आगे बढ़ो एंड यू नो डू योर बेस्ट। तब तक के लिए अब हम लोग मिलेंगे बच्चा पार्टी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।